आप सभी का अपने चैनल इंटरेस्टेड स्टोरी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 बिगिनिंग अ न्यू लाइफ। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और अंधेरा चारों ओर बिखरने लगा था। जैसे ही श्रेया खेतों से बाहर निकली उसे कई सारे गाड़ियों ने घेर लिया। वहां लगभग 20 कारें उन्हें घेर कर खड़ी थी। श्रेया ने जब ये देखा तो वो बुरी तरह डर गई। वो पसीने से लथपथ हो गई। सामने से दिव्यांश और रघु कार से बाहर निकले वहां खड़े थे। आसपास के गाड़ियों से भी कई आदमी बाहर निकलकर खड़े थे। सब ने ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनमें से कुछ के पास एडवांस गन तो कुछ लोगों के पास तलवारें भाले जैसे वेपन्स थी। हर एक कार के पास एक दो आदमी मशाल लेकर भी खड़े थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सभी किसी युद्ध के लिए जा रहे हो। ये सब देखकर श्रेया की तो बोलती ही बंद हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सब का अंजाम ये होगा। दिव्यांश की इतनी पावर के बारे में उसे कुछ अंदाजा ही नहीं था। दिव्यांश वहां किसी राजा की तरह खड़ा था। दोनों हाथ अपने पेंट के जेब में डालकर वो अपने सामने खड़ी कार को देख रहा था। उसके बाल और उसने पहना हुआ लंबा ओवरकोट हवा में उड़ रहा था। उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी उसे और भी डरावना बना रही थी। उसने एक नज़र अपनी बाहों में रो रहे बच्चे को देखा तो उसके दिमाग में शातिर चाल उभर आए। कुछ सोचकर उसने एक राहत की सांस ली और कार से बाहर आ गई। देखो दिव्यांश, मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो देखो देखो मैं तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालूंगी। श्रेया घबराकर हिम्मत दिखते हुए दिव्यांश को धमकी दे रही थी। दिव्यांश चेहरे पर बिना को भाव के जलती निगाहों से श्रेया को ही देख रहा था। जब उसने सुना कि उसका बच्चा, तब उसकी आंखें में थोड़ा बदलाव हुआ। उसकी नजर उस रोते हुए बच्चे पर गई जो श्रेया की बाहों में था। मेरा बच्चा, दिव्यांश धीमे से बुदबुदिया। उसकी आंखों में जी गुस्सा था वो कम होने लगा। उसकी नजर अभी भी उस बच्चे के ऊपर थी। तभी एक गोली सीधा श्रेया की बाह में जाकर लग गई। श्रेया का सारा ध्यान दिव्यांश के ऊपर ही था। उसने दिव्यांश के पीछे खड़े रघु को देखा ही नहीं। एक लड़की को अपने बॉस को धमकी देता देख रघु ने अपनी गन निकली और श्रेया पर फायर कर दी। रघु एक शार्प शूटर था। निशाना एकदम सटीक था। उसने इस बात का खास ख्याल रखा कि बच्चे को कोई चोट न लगे। सीधा श्रेया का दूसरा कंधा जिस हाथ में उसने चाकू पकड़ा हुआ था, गोली के फोर्स से श्रेया को पीछे धकेला गया। गोली लागने पर जैसे ही श्रेया और बच्चा गिरने वाले थे, दिव्यांश वहां से दौड़ा और श्रेया के हाथ से बच्चे को छीन लिया। बच्चा जो इतनी देर से रोए जा रहा था, दिव्यांश के पास आते ही वो चुप हो गया। शायद बच्चा भी ये जान गया था कि वो जिसकी बाहों में है वी उसके पिता है और वो सेफ है। बच्चा बहुत कमजोर दिख रहा था। जब से पैदा हुआ तब से रोए जा रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। तभी दिव्यांश ने देखा कि दूर खेतों के अंदर आग की लपटें जल उठी है। श्रेया जो दर्द में वहां पड़ी रो रही थी, उसने आग को देखकर हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, बच्चे को तो तुमने बचा लिया। वो देखो वहां, आग की तरफ इशारा करके। वह तुम्हारी वाइफ जलकर राख हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो पगालों की तरह हंसने लगी। दिव्यांश ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और भागकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसने तुरंत एक हाथ में अपने बच्चे को लिए और दूसरे हाथ से स्ट्रिंग व्हील को संभालते हुए गाड़ी को भगा रहा था। उसके पीछे बाकी के आदमी भी उसी तरफ भागने लगे। जब तक दिव्यांश वहां पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरा घर आग की लपटों में जल रहा था। दिव्यांश घर के सामने खड़ा रहकर और बच्चे को अपनी गोद में पकड़कर जलते घर को देख रहा था। नताशा को अपनी आंखों के सामने जलता देख उसके एक आंख से पानी भी निकल गया। इसी बीच शेर की तेज दहाड़ पूरे खेत में चारों ओर सुनाई दी। जिस जगह शेर था वहां एक इंसान की आधी अधूरी बॉडी पड़ी हुई थी और आसपास बहुत सारे पैसे बिखरे हुए थे। अंडस को 7 साल बाद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 27-28 साल की औरत आंखों में बड़ा काला गोगल और चेहरे पर मास्क लगाए लगेज ले लर वहां खड़ी थी। उसके साथ 2 बच्चे भी थे जिनकी उम्र 7 साल के आसपास की लग रही थी। उन दोनों ने भी अपनी अपनी छोटी बैग को कैरी किया हुए आसपास देख रहे थे। वो तीनों उस भीड़ में सबसे अलग लग रहे थे और उनकी अलग लगने की वजह उनके पहने मास्क थे। इन सालों में नताशा की खूबसूरती और भी निखर के आई थी। वो अब और भी मैच्योर दिखने लगी थी। दिखने से अब भी एक कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। लंबे घने काले बाल, बालों को रेड हेडलाइट किया हुआ था। येलो क्रॉप टॉप, ब्लू जीन्स और ऊपर से एक लॉन्ग पिंक शर्ट।
साथ में हाई हिल पहने हुए थे। इधर उधर देखते हुए उसने गॉगल को सर के ऊपर कर दिया था। वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके बड़े आईलाइजर्स और आंखों में गहरा काजल, उसकी बड़ी कातिलाना आंखें ही काफी थी लड़कों को घायल करने के लिए। मोम, क्या यही हमारा शहर है कोल्हापुर? उस 7 साल की बच्ची ने अपने बगल में खड़ी नताशा का हाथ पकड़ते हुए उससे ये सवाल पूछा था। वो कुछ कह पाती उसके दूसरे साइड में खड़ा 7 साल लड़का उस लड़की के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोला, नहीं, ये मुंबई है, जहां नानू एडमिट है। नताशा के बगल में खड़े वो दोनों बच्चे वही थे जिसे नताशा ने श्रेया से बचाकर भाग निकली थी। वो दोनों भी दिखने में क्यूट और प्यारे लग रहे थे। क्या यहाँ हम बड़े भाई से भी मिलेंगे? और डैड से भी? उस लड़की की ये बात सुनकर नताशा के खूबसूरत आंखों में गुस्से की लकीरें दिखने लगी। वही लड़के की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी बहन को डांटने वाले लहजे में कहा, तुमसे कितनी बार कहा है अंशु की मोम के सामने डेट की बातें मत किया करो। उन्हें नहीं पसंद डेट के बारे में बातें करना। दिव्या की ये बात सुनकर अंशु उर्फ अंशिका की आंखों नम हो गई। उसका खिलाता चेहरा डे से मुरझा गया और वो नताशा को देखते हुए उससे माफी मांगने लगी। आई एम सॉरी मोम, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अंशु को ऐसा रोते हुए देखकर नताशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत अपनी घुटनों पर बैठ गई और अंशिका को अपने सामने लाते हुए बोली, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है अंशु। मुझे पता है तुम अपने डेट को देखना चाहती हो, उनसे मिलना चाहती हो। अगर ऐसी बड़ी ई बात है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि तुम्हारे डेट को तुम दोनों के बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को मुझसे दूर लेकर जाएंगे। इसी वजह से मैं कभी भी इस बारे में बात ना करने के लिए कहती हूँ। मैंने कभी तुम दोनों से कुछ नहीं छुपाया। जब पहली बार तुम दोनों ने मुझे अपने डेट के बारे में पूछा था तब ही मेरे सारी बातें पहले ही बता दी थी। और ये भी कि मैं उनसे और वो मुझसे नफरत करते हैं। इसके बदले में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कभी भी उनका नाम मेरे सामने मत लिया करो। और एक बात कि तुम्हारे डेट तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कभी भी इस बारे में पता चले। तभी उसके पीछे खड़ा दिव्य नताशा के सामने आता है और उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि डोंट वरी मोम, हम कभी भी जानबूझकर डेट के सामने जाने की कोशिश नहीं करेंगे। दिव्य की बात सुनकर नताशा उसकी तरफ देखती है। उसके मास्क के अंदर चेहरा गंभीर हो गया था और आंखों में दृढ़ भाव नजर आ रहा था। अंशु भी हाँ में अपना सर हिला रही थी। बाद में अंशु ने नताशा को गले लगा लिया। नताशा ने भी उसे गले से लगाया और दिव्य को भी इसमें शामिल कर लिया। कुछ देर तक वो तीनों वैसे ही खड़े रहे, तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, इतने सालों बाद इंडिया वापस लौटे हो और मुझे गले लगाने की बजाय तुम तीनों आपस में ही गले लगे बैठे हो। तीनों ने दूर होकर देखा तो उनके सामने नताशा के ही उम्र की एक लड़की हाथ बांधे नकली गुस्से के साथ मुंह फुले वहां खड़ी थी। ओफो मासी, आप गुस्सा मत हो। गुस्से में आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो मैंने आपको भी गले लगाया है। अंशु राजनंदिनी को गले लागते हुए उसे मनाने की कोशिश करने लगी। अंशु की प्यार भरी झप्पी पाकर राजनंदिनी का गुस्सा ज्यादा देर उसके चेहरे पर रुक नहीं पाया और उसकी जगह एक बड़ी सी स्माइल ने ले ली। ओह, इस प्यार भरी झप्पी से कैसे कोई इतनी देर तक रूठ सकता है भला? ये कहते हुए राजनंदिनी ने अंशु को अपने गोद में उठ लिया। अंशिका को उठाकर राजनंदिनी ने उसे टाइटली हग किया और उसे गाल पर किस भी किया। अंशिका ने भी उसे नहीं रोका और उसने भी राजनंदिनी को रिटर्न किस किया। फिर राजनंदिनी की नजर नताशा के ऊपर गई जो खुशी से उसे ही देख रही थी। उसने अंशु को नीचे उतारा और नताशा के पास जाकर उसे भी जोर से गले लागते हुए बोली, ओ मेरी बेस्टी, कितने साल हुए हमें मिले। नताशा ने भी उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो दूर हो गए। राजनंदिनी ने अभी भी उसकी दोनों बाजू को पका हुए ही बोली, यार तुम कितनी चेंज हो गई हो। लगभग 5 साल हो गए हैं ऐसे हमें मिले हुए। फोन पर ही हमारी बातें हुआ करती थी, लेकिन तुम अब सच में बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही हो। राजनंदिनी ने आंख मारते हुए छेदने के अंदाज से कहा। नताशा को राजनंदिनी के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले से ही उसे आदतें अच्छे से जानती थी। उसे हमेशा ही उसे छेदना पसंद था। लेकिन दिव्य राजनंदिनी को घूर कर देख रहा था। वो अपने मॉम के लिए पार-एक्टिव था। वो उसे घूरते हुए बोला, मासी आप मोम से ऐसी बड़ी ई बातें नहीं कर सकती।
दिव्या की आवाज जैसे ही राजनंदिनी के कानों में पड़ी, उसने सर को नीचे झुकाकर नताशा के बगल में खड़े 2 फुट 3 इंच के लड़के को देखा, जो उसे है अपने खतरनाक आंखों से घूरकर देख रहा था। एक 7 साल के बच्चे की ऐसे टकटकी घुरती नजर को देखकर एक बार के लिए तो राजनंदिनी हिल गई, लेकिन जल्द ही वो नॉर्मल हो गई। फिर वो नताशा की तरफ देखकर बोली, जब भी मैंने इस 2 फुटिया को वीडियो कॉल पर देखा मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन अब इसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये दिव्यांश का छोटा वर्जन ही है। इसकी आंखें उसी के जैसी है। दिव्यांश का नाम सुनकर नताशा नाराज नजरों के साथ राजनंदिनी को देखने लगी। वही दिव्या अभी भी उसे घूर रहा था, क्योंकि राजनंदिनी उसे 2 फुटिया कहा था। वही पीछे से अंशु इस बात पर जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा से मैं उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लूंगी। नताशा को ऐसे देखकर राजनंदिनी ने उसे मनाते हुए उसके लगेज को लिया और उसे ड्राइवर को सौंपकर उसे कार की तरफ ले जाने लगी। उसने फिर दिव्या की तरफ नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि वो दिव्या को पसंद नहीं करती, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जब भी दिव्या उसे घूर कर देखता है वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि दिव्या को देखकर उसे दिव्यांश की याद आती थी और उसे डर भी लग रहा था। दिव्या वैसे तो स्मार्ट और समझदार बच्चा है। नॉर्मली वो एक प्लेफुल, सबके साथ हंसते खेलते रहता है, लेकिन उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। जब भी को गुस्से में होता है तो उसके गुस्से से बच पाना कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। नताशा खुद कभी कभी दिव्या के गुस्से को टॉलरेट नहीं कर पाती। अंशु ने भी जल्दी से राजनंदिनी का हाथ पकड़ा और उनके साथ चलने लगी। दिव्या भी उनका पीछा करने लगा। फिर सब वहां से निकल गए। चैप्टर 17। मॉम भोसले मैंशन में डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहां पे दिव्यांश के दादाजी, सविता जी, दिव्यांश और 7 साल का एक बच्चा बैठ हुआ था। माहौल थोड़ा गंभीर नजर आ रहा था। वहां मौजूद स्टाफ से चेहरे पर भी परेशानी और पसीना देखा जा सकता था। वही एक मेड थोड़ा डरते हुए उस 7 साल के बच्चे को खाना परोस रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से डर को छुपाते हुए उस बच्चे को खाना सर्व किया और तुरंत वहां से भागकर पीछे जाकर खड़ी हुई जहां बाकी और 2 मेड खड़े थे। दिव्यांश और उस बच्चे के फेशियल फीचर कुछ हद तक एक समान थे। दोनों की आंखें भी एक जैसी थी, ठंडी और कठोर। उनमें कोई भाव नहीं थे। दोनों शांति से अपना खाना खा रहे थे। तभी दादाजी दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, दिव्यांश, मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा शादी करो। बस इतना ही सुनना था कि वहां का टेम्परेचर गिरने लगा। दिव्यांश अपनी ठंडी नजरों से दादाजी को देखने लगा। दादाजी की बोलती वही बंद हो गई। वो जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे। दिव्यांश की अपीयरेंस ही कुछ ऐसी बड़ी ई थी कि उसके दादाजी भी अब उसे बात करने में डरते थे, हिचकिचाते थे। दिव्यांश ने उन्हें आगे कुछ न बोलता देखकर एक आईब्रो को ऊपर करते हुए धीमे और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, इस बार की इस बात की धमकी देंगे मुझे? 5 साल पहले ही दिव्यांश ने भोसले एंटरप्राइज की सारी कामर अपने हाथ में ले ली थी। वो अब इतना पावरफुल हो गया था कि घर और ऑफिस के सारे डिसीजन उसे लेने की अथॉरिटी थी। जब सारी पावर उसके हाथ में आई तो उसने उस घर को छोड़ दिया। वो अपने दादाजी से भी बहुत नाराज था। वो पहले तो सच में उन्हें बहुत मनाता था, लेकिन दादाजी को सबसे प्यारी अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद थी। उन्होंने दिव्यांश की शादी इतनी जल्दी इसीलिए की थी क्योंकि जल्द से जल्द दिव्यांश का एक बच्चा हो और उनके खानदान का वंश आगे बढ़ता रहे। दिव्यांश यहाँ वापस नहीं आता था, लेकिन वो अपने माँ से भी बहुत प्यार करता था। भले ही वो दिखाता ना हो, उसे उनकी फिक्र हमेशा रहती थी और यूनी की वजह वो कभी कभार यहाँ आता। दादाजी समझ गए कि दिव्यांश उसकी बात से नाराज है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बात को कैसे सामने रखे। तभी उनके बगल में बैठी सविता जी दिव्यांश को देखकर बोली, बेटा, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। वो धमकी नहीं दे रहे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि निशांत अभी भी बहुत छोटा है। उसे एक माँ के प्यार की दुलार की जरूरत है। माँ ये शब्द सुनकर कुछ देर के लिए निशांत के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। उसने मन ही मन माँ शब्द दोहराया, लेकिन जल्द ही किसी की बिना नजरों में आए वो अपना खाना खाने लगा। दिव्यांश फिर से खाने लगा और खाते हुए बोला, तो इस बार मुझे शादी मेरे बेटे के लिए करनी है। सविता जी ने तुरंत हाँ में अपना सर हिला दिया। दिव्यांश आगे बोला, तो इस बात का डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूँ? सविता जी असमंजस नजरों से दिव्यांश को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने हैरानी से दिव्यांश को देखते हुए पूछा, तुम डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब? दिव्यांश ने बड़ी आराम से कहा, निशांत को मां की जरूरत है, ना कि मुझे किसी पत्नी की। ये डिसीजन पूरी तरह से उसका है कि उसे कैसी मां चाहिए। निशांत, जो शांति से अपना खाना खा रहा था, वो भी एक पल के लिए खाना खाते हुए रुक गया और दिव्यांश को देखने लगा। दिव्यांश ने भी उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। सविता जी कभी दिव्यांश को देखती तो कभी निशांत को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे इस बात को आगे बढ़ाए। अब तक दिव्यांश का ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका था। दिव्यांश अपनी जगह से उठते हुए निशांत को देखकर कहा, ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद बैकयार्ड में आना। मैं हेलीपैड पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये कहकर वो वहां से चला गया। निशांत ने कुछ नहीं कहा और हाँ में अपना सर हिला दिया। दिव्यांश के जाने के बाद सविता जी निशांत को देखने लगी। निशांत, उन्होंने धीरे से उसे पुकारा। निशांत, जो नीचे सर करके शांति से अपना खाना खा रहा था, उसने सर ऊपर करके सविता जी को देखने लगा। क्या तुम्हें कभी भी अपनी मां की याद नहीं आती? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी एक मां हो? निशांत को अपने तरफ देखकर सविता जी ने उससे पूछा। दादाजी भी बेसब्री से निशांत के जवाब का इंतजार कर रहे थे। निशांत ने दोनों को बारी बारी देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे और वो बोला, माँ, क्या होता है? उसके इस सवाल से दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब सच में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे। निशांत ने कुछ देर वहीं पर बैठे किसी के बोलने का इंतजार किया। अगले कुछ वक्त के अंदर भी किसी को बोलता ना देखकर वो भी वहां से उठ गया और निकल गया। उसने जाते हुए किसी को बाय भी नहीं कहा। निशांत को जाता हुआ देखकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं तो सिर्फ दिव्यांश के जिंदगी में उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए और खानदान के वरीस के लिए उसका बच्चा चाहता था। लेकिन पता नहीं कैसे ये सब हुआ। हमें वारिस तो मिल गया, लेकिन इसकी जुबान इतनी तेज और खतरनाक है कि सामने वाले को उसकी बात से ही शर्मिंदा कर दे। उससे बात करने वाला पछताएगा कि उसने अपना मुंह ही क्यों खोला। वही सविता जी भी उदास के भाव लिए आंखों में हल्के आंसू के साथ निशांत को जाते हुए देखकर बोली, बचपन से ही वो अपने पिता के साथ रहा है। किसी भी लड़की या औरत के साथ वो नहीं रहा। उसने अपने पिता से तो चालाकी और होशियारी सीख ली, लेकिन संस्कार और तमीज उसे एक औरत और एक माँ ही सिखा सकती है। मुझे तो इस बात का डर है कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पोते का क्या होगा। वो तो मुस्कुराना भी नहीं जानता। दादाजी का भी चेहरा उदास हो गया। उनका मन भी काफी भरा हुआ लग रहा था। मुझे आज भी इस बात का पछतावा है कि मैंने उन दोनों की शादी करवाने की जिद की। नताशा बेटी ने हमें हमारी खुशियां तो दी, लेकिन मैं उसकी खुशी का ख्याल नहीं रख पाया। जब से वो गई है सब बदल गया। दिव्यांश ने इस घर को छोड़ दिया और अकेले अपने बेटे के साथ रहने चला गया। अब वो भी किसी से सीधा बात नहीं करता। वही उसी वक्त मुंबई के हाईवे पर एक कार के अंदर नताशा, राजनंदिनी, दिव्या और अंशिका बैठे बात कर रहे थे। पिछली सीट पर अंशु बीच में बैठे अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। दिव्या हाथ में टैबलेट को पके उसमें कुछ देख रहा था। कभी कभी वो बाहर के गुजरते सड़कों को भी देख लेता। वही नताशा दूसरे साइड के खिड़की से बाहर के नज़ारे को देख रही थी। राजनंदिनी आगे की सीट पर बैठी थी। वो पीछे मुड़ते हुए नताशा को देखा के बोली, नताशा, कहाँ चले? घर या? राजनंदिनी का सवाल सुनकर नताशा ने तुरंत जवाब दिया, हॉस्पिटल चलो। राजनंदिनी ने कुछ नहीं कहा और ड्राइवर को कार हॉस्पिटल लेने को कहा। 7 साल पहले जब नताशा उस झोपड़ी से निकलकर नदी की तरफ भागी थी, तब उसे वहां एक किसान मिला था, जो अपने बैलगाड़ी पर बैठे वहां से घर जा रहा था। उस आदमी की मदद से नताशा सही सलामत पास के हे गांव में पहुंच गई थी। उसने उस आदमी को एक नंबर दिया और कहा कि वो उस नंबर पर कॉल करे और बताए कि वो कहाँ है। वो आदमी एक भला इंसान था। उसने नताशा की अच्छी तरह देखभाल की। उसे अपने घर में तब तक छुपाए रखा जब तक सुरेश देशमुख, नताशा के पिता, उसे लेने वहां नहीं आ गए। सुरेश देशमुख ने अपनी बेटी को जब इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत अपने बेटी और पोतों को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर नताशा के कहने पर उसने ये बात सबसे छुपाई वो जिंदा है, और उसे देश से बाहर लंदन भेज दिया। नताशा ने उन्हें अपने बड़े बेटे के बारे में भी उन्हें ढूंढने को कहा। तब उसे पता चला कि वो दिव्यांश के पास है। नताशा उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश ने अपने बेटे को टाइट सिक्योरिटी में रखा था,
जिस तक पहुंचना मुश्किल था। चैप्टर 18। आफ्टर 7 ईयर हॉस्पिटल में पहुंचते ही नताशा ने रिसेप्शनिस्ट से सुरेश देशमुख का नाम लेकर उनके वार्ड नंबर पूछा। नताशा के पापा सुरेश देशमुख की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। 2 दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ये एक तेज झटका था। वो मौत के मुंह से बचकर वापस आए थे। जब नताशा को इस बात की खबर लगी तो उसने तुरंत इंडिया लौटाने का इरादा कर लिया। वो दोनों बच्चों को लंदन में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसे दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आना पड़ा। वो कभी यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने पापा से मिलेगी, 2 दिन वहां रहने के बाद वापस लंदन चली जाएगी। जब वो हॉस्पिटल रूम के अंदर गई तो उसने देखा कि एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है। वो दिखने में थोड़ा बीमार भी लग रहे थे। वहीं उनके बगल में 40 साल के आसपास की एक औरत भी थी। वो नताशा की सौतली माँ थी, मिसेस रीना। सिंपल और महंगी साड़ी पहने, चेहरे पर बिना मेकअप के भी वो औरत काफी खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ रही थी। जब उसने रूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने दरवाजे की तरफ देखा और देखती ही रह गई। वो हैरानी से नताशा को देख रही थी। न नताशा, उसने हैरानी से उसका नाम पुकारा। नताशा ने मिसेस रीना की तरफ देखा और बस मुस्कुराई। नताशा के रिश्ते रीना के साथ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे। नताशा के पैदा होते ही उसकी मां चल बसी, तब सुरेश को अपनी बेटी के लिए ही सही दोबारा शादी करनी पड़ी। असल में रीना नताशा की सगी मासी थी। मिसेस कविता ने अपने मां होने का फर्ज अच्छे से पूरा किया, लेकिन फिर भी नताशा उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाए। रीना जी अपने जगह से उठी और नताशा के पास चली गई। अब तक नताशा भी अंदर आ चुकी थी। उसके पीछे दिव्य और अंशु भी थे और साथ राजनंदिनी भी थी। रीना ने नताशा के पास जाकर फिर एक बार पूछा, नताशा ये तुम ही हो, है ना? उन्हें अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसे वो पिछले 7 सालों से मरा हुआ समझती थी, वो उसके ठीक आंखों के सामने जिंदा खड़ी है। कविता जी की आंखें नम हो गई थी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। और बहते हैं क्यों ना, भले ही उसने उसे पैदा नहीं किया था, लेकिन उसने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। उसके अंदर भी माँ की ममता थी। अपने बेटी को जिंदा देखकर उसे रोना तो आना ही था। नताशा ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ आप रो क्यों रही हो? क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं है? रीना जी ने कुछ नहीं कहा और नताशा को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर गले लगने के बाद उसने नताशा को दूर झटक दिया और गुस्से से उसे देखने लगी। नताशा भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। रीना जी ने पीछे मुड़कर अपने पति को देखा जो उन दोनों को ही देख रहे थे। उसने गुस्से से सुरेश जी की तरफ देखते हुए बोली, आपको इस बारे में पहले से ही पता था, है ना? फिर भी आपने ये बात मुझसे छुपाए रखी। रीना को ऐसा गुस्से में देखकर सुरेश जी इधर उधर देखने लगे। नताशा ने रीना जी को अपने तरफ किया और बोली, माँ मैंने ही पापा से कहा था कि ये किसी को भी ना बताए कि मैं जिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे ढूंढने की कोशिश करे। हाँ, लेकिन मैं, क्या मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा तुम दोनों ने? नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रीना जी को समझाए। तभी मिसेस रीना को अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। जब उसने नीचे देखा तो 2 बच्चे उसका पैर छू रहे थे। अंशु खड़ी हुई और रीना जी को देखते हुए बोली, नानी क्या आप हमें और ममा को देखकर खुश नहीं है? रीना हैरानी से दोनों बच्चों को देख रही थी। दिव्य और अंशु भी उन्हें ही देख रहे थे। दिव्य को देखकर उसे दिव्यांश की याद आने लगी। उसने फिर हैरानी से नताशा की तरफ देखा और बोली, क्या ये दोनों बच्चे दिव्यांश के हैं? नताशा कुछ नहीं बोली, बस हाँ में अपना सर हिला दिया। रीना बहुत हैरानी से दोनों को देख रही थी। वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठी और दोनों को गले लगाया। उसने खड़े होकर नताशा को देखा जो सुरेश जी को देख रही थी। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारे पापा के लिए लंच भी लेकर आना है और बच्चों को भी मैं साथ ले जा रही हूँ, रीना जी ने कहा। दोनों बच्चे नताशा को देखने लगे। डे से पूछ रहे हो कि क्या वो दोनों जा सकते हैं? नताशा ने दोनों को देखकर हाँ में अपना सर हिलाया और दोनों को जाने की इजाजत दे दी। दोनों बच्चे कुछ देर तक सुरेश जी से मिले और मिसेस कविता के साथ देशमुख बंगले में चले गए। उनके चले जाने के बाद नताशा और उसके पिता ही रूम के अंदर मौजूद थे। नताशा उनके पास जाकर बैठ गई और दोनों बातें करने लगे। राजनंदिनी भी कुछ देर बाद वहां से चली गई। उसने नताशा और बच्चों के सारे सामान को रीना जी के साथ ही देशमुख बंगले में भेज दिया।
आंडिस को 2-3 घंटे बाद हॉस्पिटल के छत पर बने हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। जिसे ही ये सब हुआ, हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफारी मच गई। बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्स, डॉक्टर इधर उधर कर रहे थे। वो एक प्राइवेट और आलीशान हॉस्पिटल था। वहां इतना ज्यादा शोर नहीं था, लेकिन थोड़ी हड़बड़ी तो चारों ओर मची हुई थी। रूम के अंदर बैठे नताशा को भी ये महसूस हुआ कि बाहर कुछ तो हो रहा है। उसने बाहर आकर देखा, तब उसे हॉस्पिटल के स्टाफ से ये पता चला कि एक बड़ा इंसान हॉस्पिटल में आया है, शायद हॉस्पिटल का ओनर। नताशा को इन सभी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो रूम के अंदर वापस आए। बाहर क्या हो रहा है बेटा? नताशा को अंदर आते देखकर मिस्टर सुरेश ने उसे देखते हुए पूछा। पता नहीं, लगता है कोई बड़ा आदमी हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदार से मिलने आया है, शायद हॉस्पिटल का ओनर, नताशा ने अंदर आते हुए जवाब दिया। ये बात सुनते कि हॉस्पिटल का ओनर आया है तो सुरेश जी थोड़ा परेशान हो गए। ये हॉस्पिटल भोसले खानदान का था। ये बहुत कम लोग ही जानते थे कि इस हॉस्पिटल का मालिक कौन है। नताशा भी इस बात को नहीं जानती थी। इन 7 सालों में दिव्यांश ने अपने कदम कई सारे नए इंडस्ट्री में रखे थे। उनमें से एक हेल्थ केयर मेडिकल इंडस्ट्री भी थी। एक करीबी होने की वजह से मिस्टर सुरेश ये बात जानते थे कि ये हॉस्पिटल दिव्यांश का है। सुरेश जी ने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि दिव्यांश उसे मिलने आएगा। उन्होंने सोचा जरूर निशांत उसे मिलने आया होगा। जब उन्हें पता चला कि इस बार उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी, लेकिन दिव्यांश कभी भी निशांत को उससे अकेले में मिलने नहीं देता, तो इसका मतलब ये भी है कि दिव्यांश और निशांत दोनों यहाँ आए हैं। अपने पापा को ऐसे घबराते हुए देखकर नताशा ने उनसे पूछा, पापा क्या हुआ है, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या आपको कुछ हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नताशा भी थोड़ा डर गई थी। सुरेश जी ने खुद को संभाला और नताशा को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, नहीं तो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे ना जूस पीने का बड़ा मन हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए कैंटीन से जूस का बोतल ला सकती हो? नताशा ने पहले अच्छे से सुरेश जी को देखा। जब उसे सब नॉर्मल लगा तो उसने हाँ में सर हिलाकर वहां से जाने लगी। तभी सुरेश जी ने उसे रोका और बोले, तुम भी काफी देर से यहाँ मेरे साथ बैठी हो, तुम भी कुछ खा कर आना। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आना। नताशा को उनका बिहेव थोड़ा अजीब लगा, जैसे कि वो उसे यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान देने के बारे में नहीं सोचा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नताशा के चले जाने के बाद सुरेश जी सोचने लगे। ऐसा नहीं था कि नताशा के यहाँ होने से उन्हें कोई दिक्कत थी, बल्कि वो जानते थे कि उनकी बेटी दिव्यांश से कितना नफरत करती है। और अगर दिव्यांश सच में उससे मिलने हॉस्पिटल आया है, तो ये पॉसिबल है कि नताशा और दिव्यांश की टकरार जरूर होगी। और ऐसा हुआ तो भगवान ही जानता है कि आगे इन दोनों के बीच में क्या होगा। चैप्टर 19 हॉस्पिटल। सुरेश जी ने जो सोचा था वो सही था। नताशा और दिव्यांश का बड़ा बेटा निशांत है उसके डेट के साथ उससे मिलने आए हुए थे। नताशा के जाने के कुछ देर बाद ही निशांत रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे रोनित भी रूम के अंदर चला आया था। निशांत का चेहरा भी हमेशा की तरह शांत और बिना किसी एक्सप्रेशन का था। वो वही खड़े होकर सुरेश जी को देख रहा था। सुरेश जी ने इशारा करके निशांत को अपने पास बुलाया। उन्होंने आसपास देखा तो उसे हैरानी हुई कि दिव्यांश वहां नहीं था। उन्होंने रोनित की तरफ देखकर पूछा, क्या दिव्यांश नहीं आया? रोनित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो आए हैं, उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आई थी, इसीलिए वो उसे अटेंड कर रहे हैं। ये वो जवाब नहीं था जिसकी सुरेश जी उम्मीद कर रहे थे। वो बेबस थे। वो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आग को ज्वालामुखी से ना मिलवाए। फिर उन्होंने निशांत की तरफ देखा जो उनकी बगल में आकर बैठ गया था। उसे देखकर उनकी चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराकर निशांत को देख रहे थे। दिव्या और निशांत दोनों जुड़वा भाई दिखने में एक जैसे ही थे। दोनों के चेहरे में कोई फर्क नहीं था। दोनों की कद काठी भी एक समान थी, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमां का फर्क था। दिव्या कभी कभार थोड़ा मुस्कुरा तो देता था, चाहे वो कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन निशांत अपने चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं दिखाता। उसे देख ये बता पाना मुश्किल था कि वो खुश है या उदास और वो क्या महसूस कर रहा है। क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? सुरेश जी ने निशांत के गाल को प्यार से छूते हुए पूछा। निशांत ने उन्हें छूने से नहीं रोका और हाँ में अपना सिर हिला दिया। आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा नानू।
निशांत ने शांत भाव के साथ कहा। निशांत की बात सुनकर सुरेश जी के हाथ वहीं रुक गए। लेकिन पहली बार निशांत ने उसे नानू कहा था, इस बात से उन्हें खुशी भी हुई। निशांत बचपन से ही ऐसा है था, जो उसके दिल में होता वो सीधा बोल देता। सुरेश जी जानते थे कि निशांत को उन्हें अजीब फील करवाने का कोई इरादा नहीं था। उसे तो यही बताया गया था कि उसके नाना जी मौत के मुंह से बचकर बाहर आए हैं। तो निशांत का ये कहना एक नॉर्मल बात थी कि उसे अपने नाना को जिंदा देखकर खुशी हुई। वहां थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पेश हुई थी। निशांत की बातें सुनकर हमेशा सामने वाला अपनी बात कहने में हिचकिचा जाता था। सुरेश जी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पोते से क्या बात करे। क्या तुम एप्पल खोगे? उन्होंने पूछा तो निशांत ने हाँ में अपना सर हिला दिया। निशांत ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो आज तक बस एक हाथ के उंगलियों पर गिने जाए कुछ चुनिंदा लोगों पर ही भरोसा करता था। उनमें से एक उसके नाना जी भी थे। दिव्यांश ने निशांत को हमेशा सबसे दूर और दुनिया से छुपा कर रखा था। सब ये जानते थे कि उसका एक बेटा है, लेकिन किसी ने भी उसे आज तक देखा नहीं था। फैमिली मेंबर्स और कुछ रिश्तेदार ही जानते थे कि निशांत कैसा दिखता है। दिव्यांश कभी भी अकेले में निशांत को उससे मिलने की इजाजत नहीं देता था। जब भी वो निशांत से मिलने जाते तब दिव्यांश हर बार उनके साथ होता। सुरेश जी ने कई बार सोचा कि निशांत को उसे माँ के बारे में कुछ बताए, लेकिन दिव्यांश ने हर बार इसे रोक दिया। नताशा के बारे में बात करना, यहाँ तक उसका नाम लेने की भी इजाजत भोसले फैमिली में नहीं थी। इसीलिए निशांत को अपने माँ का नाम भी पता नहीं था। वहीं हॉस्पिटल रूम के बाहर नताशा कैंटीन से जूस की बोतल और स्नैक्स के पैकेट्स हाथ में लिए हॉस्पिटल रूम की तरफ जा रही थी। तभी उस प्राइवेट खाली कॉरिडोर में वो किसी इंसान से टकरा गई। नताशा ने सर ऊपर करके देखा तो कोई आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। गलती उसी की है थी। वो है नीचे देखकर चल रही थी। नताशा ने तुरंत उस आदमी से माफी मांगी। आई एम सॉरी, वो मैं गलती से आपसे टकरा गई। दिव्यांश फोन पर इंपॉर्टेंट काम की बातें कर रहा था। तब उसे लगा कोई पीछे से उसे धक्का दे रहा है। उसने तुरंत फोन काट दिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला था, उसकी कानों में किसी की जानी पहचानी सुनी सुनी आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसने 7 सालों से नहीं सुनी थी। आवाज सुनते ही उसके दिल में हलचल पैदा हो गई। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो एक लड़की नीचे झुककर गिरे हुए सामान को उठा रही थी। जब वो खड़ी हुई, उसका सर अब भी नीचे ही था। खुले बालों से उसका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था, लेकिन दिव्यांश ने उसका चेहरा देख लिया था। एक पल के लिए दिव्यांश वही जमा रह गया। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। उस आदमी को कुछ ना बोलता देख नताशा ने सिर ऊपर करके देखा। दिव्यांश को देखते ही जो सामान उसने अभी अभी उठाया वो फिर से उसके हाथों से गिर गया। नताशा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ दिव्यांश को देख रही है। उसके सामने दिव्यांश खड़ा है। उसने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। वो कभी भी दिव्यांश से फिर से मिलना नहीं चाहती थी। उसने सोचा था कि अपने पापा को देखकर 2 दिनों बाद वो इंडिया से चली जाएगी। उसने तो अपने बड़े बेटे से भी मिलने का भी परहेज किया, क्योंकि अगर वो अपने बड़े बेटे निशांत से मिलती तो कहीं वो गलती से दिव्यांश से टकरा ना जाए। नताशा को निशांत की खबर हर वक्त रहती थी। जब भी सुरेश जी निशांत से मिलने जाते वो वापस आकर अपने बेटी को निशांत के बारे में सब कुछ बता देते। नताशा ये सब सुनकर ही खुश हो जाती। कभी कभी तो उसने अपने पिता के हाथों निशांत को तोहफे भी भेजे थे, बिना इस बात का पता लगाए कि वो उसने भेजे हैं। दिव्यांश को देखकर नताशा के पैर अपने आप पीछे की तरफ बने लगे। वहां से भाग पाती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे दिव्यांश, छोड़ो, जाने दो। नताशा दिव्यांश की हाथों से अपनी कलाई को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जब दिव्यांश ने अपने सामने खड़ी औरत के मुंह से अपना नाम सुना तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसकी ग्रिप नताशा के कलाई पर टाइट हो गई। नताशा जिंदा है, मन में इस बात को दोहराते हुए दिव्यांश को एक अलग खुशी का एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी, जो उसने कई सालों में महसूस नहीं किया था। लेकिन अगर ये जिंदा थी, तो वो इतने सालों से कहाँ थी? क्या वो मुझसे छुप रही थी? पर क्यों? ये सब सोचते हुए दिव्यांश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना फोन पॉकेट में रखकर दूसरे हाथ से उसने नताशा को अपने पास खींच लिया। उसके कमर को पकड़कर नताशा को अपने करीब कर लिया। नताशा हैरान थी। दिव्यांश के पास जाकर उसकी भी दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी।
लेकिन इस बढ़ी हुई धड़कन का रीजन दिव्यांश नहीं था बल्कि डर था। एक ऐसा डर जो इतने सालों बाद भी उसके करीब होने से उससे होता था। पर उसका डर उसकी नफरत के सामने कुछ नहीं था। नताशा की नफरत इतनी थी कि वो दिव्यांश के आसपास भी रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कैसे भी करके उससे दूर जाना चाहती थी। इतना दूर उसे कभी उसकी शक्ल भी देखनी ना मिले। छोड़ो मुझे दिव्यांश। जाने दो मुझे। तुम मुझे ऐसे खुलेआम नहीं पकड़ सकते। तुम मुझे नहीं छू सकते। दूर हटो मुझसे। खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोले जा रही थी। दिव्यांश ने अब तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था। वो वैसे ही नताशा को कसकर कमर से पके उसे देख रहा था। नताशा की तेज आवाज सुनकर दिव्यांश ने आसपास देखा। वो एक प्राइवेट एरिया था। ज्यादा लोग वहां नहीं थे। सिर्फ एक दो नर्सेस और वार्ड बॉयज इधर से उधर कर रहे थे। लेकिन उनकी नजर भी उन पर नहीं थी। दिव्यांश को अपने बगल में ही एक खाली रूम मिला जहां पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रखा जाता है। दिव्यांश ने सीधा नताशा को उस रूम के अंदर खींच लिया। चैप्टर 20 शी इज अलाइव। रूम के अंदर अंधेरा था। खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। पर उनमें इतनी तो रोशनी अंदर आ रही थी कि दोनों एक दूसरे को देख सके। अंदर आते ही दिव्यांश ने नताशा को दीवार से सटा दिया। एक हाथ उसके पतले स्लिम कमर और दूसरा उसके सिर के बगल में टीका कर वो उसे देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो दिव्यांश? ये क्या हरकत है? दीवार से टिककर वो दिव्यांश के आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। सारी दुनिया में ये एक ही औरत है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। उसकी बीवी। नहीं तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि दिव्यांश भोसले के आंखों में देख भी सके। दिव्यांश तो उनकी आंखें ही निकल दे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे छुपे रहने की? दिव्यांश ने अपनी दमदार और गुस्से भरी आवाज में नताशा को घूरकर देखते हुए बोला। वो नताशा के और करीब हुआ और अपने बदन से उसके बंद को प्रेस करने लगा। नताशा को अजीब लग रहा था। वो उसे दूर धकेलना चाहती थी। लेकिन दिव्यांश ने अपने पूरी बॉडी को नताशा के अगेंस्ट लिन किया हुआ था। वही दिव्यांश को नताशा के करीब होने से एक अलग ही खुशी और सुकून का एहसास हो रहा था। उसका दिमाग किसी और ही दिशा में बने लगा था। 7 साल से दबे अरमान बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसकी लोअर बॉडी जो इतने सालों से वक में नहीं थी, वो एक्टिव हो गई थी। दिव्यांश की बात सुनकर नताशा कुछ बोल नहीं पाई। वो बार बार उसे दूर ढकने की कोशिश कर रही थी। वो स्ट्रगल कर रही थी। इस बात से दिव्यांश को चिढ़ मचने लगी। दिव्यांश को आंखें लाल होने लगी थी। वो नताशा के चेहरे को देख रहा था, जो उसे देख नहीं रही थी। तभी उसकी नजर नताशा के हिलाते हुए पिंक लिप्स पर गई। उसे देखते हुए दिव्यांश का गला सूखने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। वो बस अपनी प्यास बुझाना चाहता था। बिना ज्यादा सोचे समझे वो नताशा के करीब गया और नताशा के सॉफ्ट होठों पर अपने कोल्ड और रफ होठ रख दिए। अचानक किस किए जाने पर नताशा वही जमी रही। वो नहीं हिली। आज भी दिव्यांश की इस डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी से वो शौक हो जाती थी। वो कब क्या कर से ये पता लगाना उसके लिए मुश्किल था और आज भी है। दिव्यांश उसे ठीक से किस नहीं कर पा रहा था। नताशा के होठ बंद थे। दिव्यांश ने अपने एक हाथ से नताशा के दोनों गालों को पका और उसे दबा दिया। इससे नताशा के होठ खुल गए और दिव्यांश को उसे और भी डीप किस करने का चांस मिल गया। नताशा हैरानी से वही खड़ी थी। उसने नहीं सोचा था कि इतने सालों मिलने के बाद दिव्यांश उस पर गुस्सा करने की बजाय उससे किस करेगा। वो किस बहुत ज्यादा इंटेंस और हार्ड थी। किस में सॉफ्टनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब दिव्यांश के उसके गाल दबाए तब नताशा अपने होश में आई और उसने अपनी पूरी ताकत लगा के दिव्यांश को खुद से दूर किया और उसे सनकर तमाचा रसीद दिया। दिव्यांश का चेहरा एक तरफ झुक गया। ये सब इतनी जल्दबाजी में होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाया। गुस्से से दिव्यांश की आंखें लाल होने लगी। उसने सिर उठाकर नताशा को गुस्से से घूरने लगा जो तेजी से लंबे लंबे सांसें ले रही थी। नताशा ने दिव्यांश को उंगली दिखाकर गुस्से में बोली, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की या मेरे करीब आने की? दूर रहो मुझसे तुम। उद्धरण चिन्ह। दिव्यांश ने उसकी कलाई जोर से भींच ली। क्यों? मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आ सकता? ये पहली बार तो नहीं है कि मैं तुम्हारे इतने करीब आया हूं। दिव्यांश बहुत गुस्से में था।
नताशा को अपने हाथ में तेज दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन वो दिव्यांश के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो हमेशा से ऐस बड़ी ही थी। उसने भी गुस्से से अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहा, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो क्यों तुम्हें मेरे करीब आना है? फिर उसने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी और औरत पर अपनी मर्दानगी दिखने का मौका नहीं मिला? उसके साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर पाए, जैसे तुम हर बार मेरे साथ किया करते थे। दिव्यांश को उसके बातों से और भी गुस्सा आ रहा था। ये औरत उसे गुस्सा दिलाने में माहिर थी। हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती या कह देती थी, वो अपने आप पर से काबू खो देता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। नताशा ने उसके मर्दानगी पर सवाल उठाया था। दिव्यांश ने उसके कमर से कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे अपने चेहरे के करीब लेकर आया और बिना वार्निंग के फिर से जबरदस्ती किस करने लगा। नताशा ने अपने हाथ पैर चलाए, लेकिन वो दिव्यांश को हिला भी नहीं पाए। दिव्यांश बहुत रुडली, रफ और टफ तरीके से उसके होठों को चबा रहा था। नताशा उसे दूर धकेलना चाहती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे दर्द हो रहा था। दिव्यांश ने उसके होठों को काट लिया था। नताशा ने अपने पैर से उसके प्राइवेट एरिया को पॉइंट बनाकर किक मारनी चाहिए, लेकिन दिव्यांश ने उसके पैरों की मूवमेंट को महसूस कर लिया था, तो उसने नताशा के हिप्स पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। नताशा के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ना चाहते हुए भी सपोर्ट लेने के लिए उसे दिव्यांश का सहारा लेना पड़ा। नताशा में अपने पैरों को दिव्यांश की कमर पर लपेट लिया। पोजीशन कुछ ऐसी बड़ी थी कि दोनों के प्राइवेट एरिया जुड़े हुए थे। कपड़ों के ऊपर से भी नताशा उसको फील कर पा रही थी। नताशा को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसका दिमाग बार बार ये वार्निंग दे रहा था कि उसने अभी कुछ नहीं किया। उसने दिव्यांश को नहीं रोका तो आगे उसके साथ और भी बुरा हो सकता है। नताशा ने दिव्यांश के होठों पर जोर से काट लिया। उसने इतने जोर से काटा था कि दिव्यांश के होठों से खून निकलने लगा। दर्द की वजह से दिव्यांश को नताशा से दूर करना पड़ा। अचानक छोड़ देने के बाद नताशा लड़खड़ा गई। वो नताशा को देख रहा था। नताशा के आंखों में नमी थी, पर वो रो नहीं रही थी। वो अभी भी गुस्से से दिव्यांश को घूर रही थी। उसके कपड़े ऊपर नीचे हो गए थे। उसने पहना हुआ टॉप ऊपर की तरफ आ गया था, जिससे उसकी गोरी पतली कमर साफ झलक रही थी। किस के दौरान दिव्यांश ने उसके कमर को पकड़कर उसे मसल रहा था। यहाँ तक कि उसने नताशा के ब्रेस्ट को भी इतनी जोर से प्रेस किया था कि दर्द से उसके आंखों में पानी आ गया। नताशा ने एक नजर भी दिव्यांश को नहीं देखा। उसके दूर ढकल देने के बाद वो रूम से बाहर भाग गई। वही रोनित बाहर दिव्यांश को ढूंढ रहा था। इतनी देर हो गई, वो अभी तक नहीं आया था, इसी वजह से उसे दिव्यांश को ढूंढने के लिए बाहर आना पड़ा। वो आगे चल ही रहा था कि उसने अपने सामने कुछ दूरी पर ही नताशा को एक रूम से भागते हुए बाहर निकलते देखा। उसे देखकर रोनित के पैर वहीं रुक गए। वो हैरानी से नताशा को भागते हुए देख रहा था। नताशा ने रोनित की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो उसके बगल से वॉशरूम की तरफ भाग गई। रोनित ने नताशा को देखा तो तुरंत उसे पहचान लिया। नताशा मैडम, वो जिंदा है। उसने भागती हुई नताशा को देख शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा। फिर उसने सामने मुंह घुमाकर उस रूम को देखा जहां से नताशा अभी अभी बाहर आई थी। रोनित को लगा उसे एक बार रूम के अंदर जाकर देखना चाहिए। उसे ये भी लग रहा था कि उसने कहीं भूत तो नहीं देख लिया। नताशा मैडम, यह कैसे हो सकती है? वो तो 7 साल पहले उस आग में जलकर मर चुकी थी, है ना? वहां हमें एक औरत की जली हुई लाश भी मिली थी। अगर नताशा मैम जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? यही सब सोचते हुए रोनित उस रूम के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि उसके बॉस वहां खड़े अपने कपड़े ठीक कर रहे थे और उनके होठों पर खून भी लगा हुआ था। बॉस, आप ठीक तो है? रोनित की आवाज से दिव्यांश उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। डे से पूछ रहा हो कि मुझे क्या हो सकता है? दिव्यांश की नजरों को देखकर रोनित आगे बोला, वो आपके होठों पर खून लगा है। ये सुनकर दिव्यांश को याद आया कि नताशा ने उसे काटा था और उसके होठों से खून निकल रहा है। दिव्यांश ने खून पोंछते हुए रोनित की बात सुनी जो कह रहा था, वो अभी अभी नताशा मैम। लेकिन इससे आगे वो कुछ और बोल पता। दिव्यांश बोला, वो जिंदा है। ये सुनकर रोनित को ये पूरा यकीन हो गया कि उसने जो देखा वो कोई भूत नहीं था।
सच में वो नताशा ही थी जो उसके बगल से निकली थी। चैप्टर 21 ब्रदर। मैं बोर हो रहा हूँ। यह बदबू है। 10-15 मिनट अपने नाना जी के साथ वक्त बिताने के बाद निशांत वहां से जाने लगा। उसने जाते वक्त कुछ नहीं कहा कि वो अब जा रहा है। सुरेश जी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, काश मैं इसे अपनी माँ के बारे में कुछ बता सकता। उस दिव्यांश ने मेरे पोते को बिगड़ दिया है। वो हमेशा शांत रहता है, ज्यादा बातें नहीं करता, बड़ों के साथ भी ऐसा बर्ताव करता है कि वो किसी पराये या अपने उम्र के ही किसी बच्चे के साथ बात कर रहा हो। उसे ये भी नहीं पता कि किससे कैसे बात करे। रूम से बाहर आकर वो कुछ कदम चला ही था कि तभी निशांत किसी से टकरा गया। ये अंशु थी जो दौड़कर रूम की तरफ जा रही थी। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सामने से कोई आ रहा है। निशांत से टकराने की वजह से वो गिर गई। वो तुरंत उठकर खड़ी हुई और निशांत को देखकर अपने दोनों हाथ कमर पे रख दिए और हैरानी के साथ बोली, भाई आप मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? निशांत अंशु को बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि ये लड़की उसे भाई क्यों बोल रही है। वही कुछ दूरी पर खड़ा बॉडीगार्ड ये देख रहा था। जब उसने किसी को अपने छोटे बॉस से टकराते देख तो वो आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि वो एक प्यारी सी 7 साल की बच्ची है जो उसके छोटे सर के ही उम्र की है तो उसे कुछ गलत नहीं लगा, और वो वही दूर खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। अंशु जो निशांत को दिव्य समझकर उससे बातें कर रही थी वो आगे बोली, भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ऐसे कैसे मुझसे आगे निकल सकते हो? आप मुझे नाराज नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? मैंने तो आपको मेरे आगे निकलते देखा ही नहीं। क्या आपने हमेशा की तरह कोई मैजिक की? लेकिन कैसे? क्या आप मुझे मैजिक सिखाएंगे? आप मुझे कभी कुछ नहीं बताते। आप हमेशा मुझसे बातें छुप के रखते हैं। लेकिन आपने अपने कपड़े क्यों बदले? कब बदले? और वो भी इतनी जल्दी? आप तो कोई कपड़े लेकर नहीं आए थे। निशांत बड़ी हैरानी से अपने सामने खड़ी उस प्यारी सी छोटी लड़की के बेफिजूल बातें सुन रहा था। उसके हर बात पर बनते बिगते मुंह को देख रहा था। उसकी नौटंकी देख रहा था। उसे उसकी बातें बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लगी। उसे पता नहीं क्यों लेकिन वो लड़की काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसे एक अजीब सा कनेक्शन उसके साथ फील हो रहा था, जैसे कि वो किसी अपने से बात कर रही हो, वो भी पूरे हक से उसे डांट रही हो। निशांत कुछ नहीं बोला और चुप रहकर ही अंशु की सारी बकवास सुन रहा था। अनजाने में ही उसे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर गई, जो उसे भी पता नहीं थी। ये शायद 5 सालों में पहली बार था जब वो मुस्कुराया हो, फिर चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अंशु कब से खुद ही बातें किए जा रही थी। उसने जब निशांत को कुछ ना बोलते हुए सुना तो पूछ लिया, भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अंशु ने शक भरी नजरों से निशांत को देखा, तभी उसकी नजर दूर खड़े दिव्य पर गई जो उसी की तरफ आ रहा था। ये देख अंशु की आंखें बड़ी हो गई। दिव्या ने भी अंशु को देखा जो उसे हैरानी से देख रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए, उसे भी कुछ गड़बड़ लगी। दिव्या ने अंशु के सामने उसी के हाइट और उम्र के लड़के को देखा। निशांत अंशु को चुप होते देखकर उसकी नजरों को देख रहा था जो उसके पीछे किसी को देख रही थी। निशांत ने भी पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वो कुछ देख पाता इससे पहले ही दिव्या ने उस लड़के को पीछे मुड़ते हुए देखकर पास के पिलर के पीछे छुप गया। दिव्या जिस जगह छुपा था वहां से वो निशांत को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन निशांत को अपने पीछे कोई नहीं देखा सिवाय उसके बॉडीगार्ड के जो उनकी तरफ ही मुंह करके खड़ा था। दिव्या भी निशांत को देखकर हैरान हो गया। उसने कुछ सोचा, तब उसे कुछ याद आया। उसके नानू ने एक बार उससे कहा था कि उसका बड़ा भाई उसी की तरह दिखता है। दोनों में कोई डिफरेंस बता पाना काफी मुश्किल साबित होगा। अगर दोनों को साथ खड़ा किया जाए तो ये बता पाना मुश्किल है कि कौन दिव्या है और कौन निशांत। क्या वो मेरा बड़ा भाई निशांत भोसले है? दिव्या ने मन ही मन सोचा। अंशु भी ये बात जानती थी कि उसके दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों अपने डेट पर गए हैं, आरोगेंत और एक्डू, और वो अपनी मोम पर गई है, प्यारी और खूबसूरत। अंशु थोड़ी भोली और बदबोली थी, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। दिव्या को देखकर वो भी समझ गई कि उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। निशांत जो कब से अंशु को शांत खड़े देख रहा था वो बोला, तुम्हारा म्यूट बटन किसने क्लिक किया?
अंशु हैरानी से निशांत को देखकर उसकी बात का मतलब समझने लगी। जब उसे पता चला कि निशांत उसके ऐसे अचानक चुप होने के बारे में पूछ रहा है तो वो मुस्कुराकर उससे बोली, वो मैंने गलती से अपना भाई समझ लिया। उद्धरण चिन्ह। अंशु की बात सुनकर निशांत के चेहरे पर थोड़ी सिकन आ गई। मैं भाई नहीं हूं। नहीं नहीं, आप भी मेरे भाई हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं। अंशु ने खुशी से चाहते हुए निशांत के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे झुला रही थी। भाई बड़ा भाई, पता नहीं क्यों पर यह शब्द निशांत के कानों को अच्छा लग रहा था। पहली बार किसी ने उसे ऐसा पका था, उससे ऐसे बात की थी, उसे भाई कहा था। निशांत जानता था कि भाई का मतलब क्या होता है। और अपने सामने खड़ी उस प्यारी सी छोटी बच्ची को देखकर जो उसी के ही उम्र की थी लेकिन उसकी हरकतें एक छोटे बच्चे की तरह थी, उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही पास में खड़ा बॉडीगार्ड भी निशांत को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान तो वो अपने मन में हो सोचा, शायद छोटे सर को उनकी उम्र के लोगों के साथ रखना अच्छा हो सकता है। क्या पता इससे उनकी बीमारी दूर हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है? निशांत ने अंशु को देखकर पूछा। मेरा नाम अंशिका है, सब मुझे प्यार से अंशु कहते हैं। आप भी मुझे अंशु कह सकते हैं। वो अब भी निशांत के दोनों हाथों को हिला रही थी। आपको पता है निशांत भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। अगर दी। इससे आगे वो कुछ और बोल पाती उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। निशांत, किसी आदमी की आवाज जो कठोर और शांत थी। आवाज में नरमी और प्यार साफ पता चल रही थी। ये आवाज सुन अंशु पीछे मुड़ी और दिव्यांश को उसके पीछे खड़े देखा। दिव्यांश निशांत के चेहरे की मुस्कान देखकर हैरान था। उसने पहले तो अंशु की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जब उसने अंशु को निशांत का हाथ पकड़े देखा तो उसे समझ आया कि शायद निशांत उस बच्ची से बातें करते वक्त मुस्कुराया होगा। निशांत ने जब दिव्यांश को देखा तब उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। चैप्टर 22 डैड। दोनों को ऐसा देखता देखकर अंशु झेप गई और हंसते हुए बोली, वो मेरे कहने का मतलब था कि निशांत भाई के डैड। आपने भाई का नाम पुकारा तो मुझे लगा आप उसके डैड ही होंगे। है ना? दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा। उसे भी वो बच्ची काफी प्यारी लगी। वो अंशु को देखकर मुस्कुराया और घुटनों के बल नीचे बैठ गया। दिव्यांश ने अपनी हाइट उन दोनों बच्चों के बराबर कर दी। दिव्यांश ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और उसे देखकर बोला, क्या तुम अपने नाना जी से मिले? निशांत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दिव्यांश ने मुस्कुराकर निशांत के सर पर हाथ फेरा और उसके बालों को मसला। निशांत ने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे उसके लिए ये सब आम बात हो। क्या अब हम घर चले? दिव्यांश ने निशांत से सवाल पूछा। इस पर निशांत ने फिर से हाँ में अपना सिर हिला दिया। अंशु उन दोनों को ही देख रही थी। जब उसने सुना कि वो जाने की बात कर रहे हैं तब वो उदास हो गई। दिव्यांश खड़ा हो गया। उसने निशांत के हाथ को पकड़ा और एक कदम है आगे बढ़ा है था कि रुक गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस छोटी बच्ची ने निशांत का हाथ पकड़ा था। निशांत भी उसे ही देख रहा था। अंशु के चेहरे पर उदासी थी। वो बोली, भाई मैं आपसे बात कैसे करूंगी? निशांत ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा। उसे यह अच्छा नहीं लगा। दिव्यांश उन दोनों को ही देख रहा था। वो अपने बेटे को जानता था। उसे ज्यादा दोस्त बनाना और बातें कारण पसंद नहीं था। उसे लगा कि वो हर बार की तरह ही उस बच्ची को खुद से दूर कर देगा। निशांत ने अंशु को देखा। निशांत का एक हाथ दिव्यांश ने पकड़ा हुआ था और एक अंशु ने। उसने अंशु से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे मुड़कर दिव्यांश के पास गया। दिव्यांश ने ये देखकर गहरी सांस भरी। भले ही वो बच्ची प्यारी और मासूम थी लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ये देखकर कि निशांत ने बिना कुछ कहे उससे दूर जा रहा था, अंशु के आंखों में पानी आ गए। दिव्यांश को हैरानी तब हुई जब निशांत ने उसका भी हाथ छोड़ दिया। दिव्यांश निशांत को ही देख रहा था जो उसके पीछे खड़े रोनित की तरफ जा रहा था। निशांत रोनित के पास गया और उसके पेंट के पॉकेट में हाथ डालकर उसने कुछ ढूंढने लगा। रोनित हैरान हो गया। हैरानी से निशांत को अपने पेंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए देखकर हैरान था। निशांत ने ऐसा करते वक्त उससे इजाजत भी नहीं ली। वो पूछने ही वाला था कि उसे क्या चाहिए, तब उसने देखा कि निशांत ने उसके पॉकेट से बिजनेस कार्ड निकाला है जिस पर दिव्यांश का फोन नंबर लिखा हुआ था। वो भी हैरान हो गया। निशांत अंशु के पास गया और उसे वो कार्ड देते हुए बोला,
तुम कभी भी कॉल कर सकती हो। अंशु जो बस रोने ही वाली थी उस कार्ड को देखकर हैरान हो गई। उसे तुरंत समझ आया कि निशांत ने उसे दिव्यांश का कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। ये देखकर वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसने एक बार उस कार्ड को देखा, फिर निशांत को, फिर उसने दिव्यांश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। दिव्यांश भी उसकी मुस्कान देखकर अंदर से ही खुश हो गया। क्या मैं आपको कभी भी कॉल कर सकती हूँ? अंशु ने दिव्यांश को देखकर पूछा। दिव्यांश ने निशांत की तरफ देखा, फिर अंशु को देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। अगर उसका बेटा इससे दोस्ती करना चाहता है तो वो उसे नहीं रोकेगा। दिव्यांश की हाँ सुनकर अंशु की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। वो भागकर दिव्यांश के सामने जाकर खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोली, क्या मैं आपको हैक कर सकती हूँ? प्लीज। अंशु की उस मासूम शक्ल को देखकर दिव्यांश उसे मना नहीं कर पाया। वो बच्ची सच में बहुत मासूम और प्यारी थी। दिव्यांश फिर से नीचे बैठा और अंशु को अपने बाहों में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वही दूर पिलर के पीछे छिपा दिव्य ये सब देख रहा था। जब उसने दिव्यांश को अंशु को गले लगाते हुए देखा, तो उसके बॉडी में कर्व दौड़ गया। उसे अपने अंदर एक झुनझुनी महसूस हुई। दिव्य ने अपनी मुट्ठी कसकर दबा दी। उसके आंखों से आंसू बह गए। उसका दिल भी ये चाहता था कि उसके पापा उसे अपनी मजबूत बाहों में ले, उसे भी गले लगाए। वो भी अपने पिता को छूना चाहता था, उन्हें गले लागने चाहता था, उनके सख्त और कठोर बाहों की गर्माहट में खुद को महसूस करना चाहता था। जब भी वो दूसरों के डेट को अपने बच्चों के साथ खेलता देखता था या गले लगाए देखता था, तब उसे उनसे जेलेसी होती थी। लेकिन उसने कभी भी किसी से इस बात की शिकायत नहीं की। वो जानता था कि उसकी माँ डेड को पसंद नहीं करती, उसके डेड से नफरत करती है। इसीलिए उसने अपनी इच्छा को अपने मन में ही दाबा कर रख दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मोम को उसकी वजह से कोई दुख हो। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। घर में एक अकेला लड़का होने की वजह से दिव्य वक्त से पहले ही काफी समझदार और मैच्योर हो गया था। वो इतना परफेक्ट था कि कब किस जगह क्या करना है, किसी से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, वो उसे अच्छे से पता थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी बहन बहुत मासूम है और उसकी माँ बहुत खूबसूरत है, तो उनकी सेफ्टी के लिए उसे पावरफुल बनाना होगा। इसी वजह से उसने कभी भी किसी को अपना कमजोर साइड नहीं दिखाए। वो हमेशा इतना सीरियस रहता कि नताशा को भी उससे डर लगता था। तभी दिव्य को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो नताशा उसके पीछे खड़ी थी। उसने दिव्य के आंखों में आंसू साफ साफ देखे थे। उसने दिव्यांश और अंशु को भी देखा। वो समझ गई कि दिव्य के आंखों में आंसू क्यों थे, वो उसकी माँ थी, कैसे ना समझती। वो नीचे बैठी और दिव्य को अपने गले लगा लिया। दिव्य ने भी इस बार अपने आंसू छुपाने की जहमत नहीं उठाई। उसने कसकर नताशा को गले लगाया। भले ही उसके माँ की बाहें नर्म और कोमल थी, लेकिन उनमें भी वही प्यार और गर्माहट थी जो वो महसूस करना चाहता था। क्या मैं जो कर रही है वो सही है? एक बेटे को अपने पिता से दूर रखना क्या सही डिसीजन है? चाहूं मैं कितना भी अपने बेटे और बच्ची के लिए उनकी मोम डेड बनने की कोशिश करूं, लेकिन मैं उनके पिता की जगह नहीं ले सकती। और मैं खुद भी अपने बड़े बेटे से इतनी साल दूर रही कि वो मुझे जानता भी नहीं है। क्या एक बच्चे से उसकी ममता को दूर रखना सही था? ये सब सोचते हुए नताशा के आंखों में भी आंसू आ गए। वही दूर पर खड़ा निशांत ने जब नताशा और दिव्य को गले लागते हुए देखा तब उसके दिल में भी एक खालीपन महसूस हो रहा था। उसे उन्हें देखकर कुछ फील हो रहा था। अंशु ने भी दिव्यांश को कसकर गले लगाया। अंशु को गले लगाकर दिव्यांश को भी अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसकी एक बेटी होती तो वो इसी बच्ची की तरह क्यूट और प्यारी होती। चैप्टर 23 होम। नताशा ने सोचा था कि वो होटल रूम में ही कुछ दिनों के लिए रुकेगी, लेकिन इस बात के लिए उसके पिता ने मना कर दिया। मुंबई में भी देशमुख परिवार का आलीशान विला था। कुछ समय से उसके माँ और पापा वही रह रहे थे। सुरेश जी ने कहा कि हमारा यह घर होते हुए भी तुम होटल में क्यों रहोगी, तुम्हें हमारे साथ देशमुख बंगले में ही रहना होगा। नताशा इस बात के लिए मना नहीं कर पाए और वो देशमुख बंगले में रहने चली गई। घर के सारे नौकरों को ये बता दिया गया था कि मालिक की बड़ी बेटी लौट आई है। इस बात से सभी नौकर हैरान हो गए। उन्हें तो यही पता था कि उनके मालिक की एक ही बेटी है और वो बेटी 7 साल पहले हादसे में मारी गई है।
जब नताशा घर आई तो वह जो कुछ पुराने नौकर थे उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। कुछ देर उन सब से बात करने के बाद वो अपने रूम में चली गई जो नौकरों ने उसके लिए तैयार किया गया था। मिसेस रीना घर नहीं लौटी थी, वो वही हॉस्पिटल रहने वाली थी। घर में नताशा, दिव्या और अंशु ही कुछ नौकरों के साथ मौजूद थे। फ्रेश होने के बाद वो लिविंग रूम में दिव्या और अंशु के साथ बैठी बातें कर रही थी। मोम, आपने आगे का क्या सोचा है? हम अब कब लंदन वापस जाने वाले हैं? दिव्या नताशा के बगल वाले सोफे पर बैठे नताशा से बात कर रहा था। अंशु जो अपने डोल से खेल रही थी वो भी दिव्या के बात सुनकर नताशा को सवालिया नजरों से देखने लगी। नताशा ने कुछ देर सोचा फिर बोली, मैं सोच रही हूँ हम वापस लंदन नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे इंडिया में। ये क्या सच में? नताशा की बात सुन अंशु खुशी से उछल पड़ी। मोम, क्या आप सच कह रही है? क्या हम इंडिया में ही रहने वाले हैं? अब तो बहुत मजा आएगा, हमें डैड से फिर मिलने का मौका भी मिलेगा। नताशा की बात सुनकर दिव्या भी हैरान हो गया। उसने पूछा, मोम, क्या आप ये नहीं चाहती थी कि डैड को मेरे और अंशु के बारे में कभी कुछ न पता चले? अगर हम यहाँ रहेंगे तो उन्हें हम दोनों के बारे देर सवेर पता चल ही जाएगा, तब आपको तकलीफ नहीं होगी। अंशु तो आप पर गई है, लेकिन मैं भाई जैसा ही दिखता हूँ। मैं गलती से भी उनके सामने गया। वो इतने तो स्मार्ट है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ ही लेंगे और ऐसे ही वो आपके पास पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नताशा अपने बेटे को देखने लगी जो उसकी इतनी परवाह करता है, जो उसके साथ किसी बड़े आदमी की तरह बातें करता है। नताशा को ये बुरा भी लग रहा था कि उसका बेटा इतने कम समय में ही मैच्योर और समझदार हो गया था, और खुशी भी इसी बात की थी। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि 2 दिन यहाँ रहने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा बड़ा भाई वो ठीक नहीं है, मुझे उसकी परवाह है, मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने मन में सोचती है, और मुझे दिव्यांश को सबक भी सिखाना है। उसने मुझे जो दर्द और तकलीफ दी है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। नताशा की बात सुनकर दिव्य सोच में पड़ गया। वही जब अंशु ने जब अपने बड़े भाई का जिक्र होते हुए सुना तो उसने नताशा को बताया कि वो आज बड़े भाई से मिली थी, उसने उससे बातें भी की। उसे इतना खुश देखकर नताशा ने अंशु के सर पर हाथ फेरा और बस मुस्कुराई। वो जानती थी कि अंशु उसके डैड और बड़े भाई से मिली थी और उनसे बातें भी की। उसने खुद उसे खुश होकर बातें करते हुए देखा था। रात के समय में तीनों डिनर करके सोने चले गए। अंशु नताशा के साथ उसके रूम में ही सोती थी। उसे अकेले सोने से डर लगता था। वो कभी भी नताशा के बिना नहीं सोती थी। जब भी नताशा घर लेट आती या रात में घर नहीं आती थी तब दिव्य उसे कहानी सुनाते हुए सुला देता। वो उसके साथ तब तक बातें करता जब तक वो सो ना जाए। दिव्य हमेशा अपने अलग कमरे में ही अकेला सोना पसंद करता था। उसे लड़कियों के साथ अजीब लगता था। इस बात पर नताशा और अंशु हर बार उस पर हंसते और कहते कि वो दोनों उसकी माँ और बहन है और उनके साथ सोने में उसे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी दिव्य नहीं मानता। कभी कभार नताशा जानबूझकर दिव्य को अपने गले से लगाकर सोती थी और अंशु भी उसे कसकर पकड़ लेती थी। लाचार होकर दिव्य को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती थी, लेकिन सच यही था, उसे भी अपनी माँ की बाहों में सोना पसंद था। दूसरी तरफ दिव्यांश बेड पर लेटा हुआ था। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। इतने दिनों बाद आज फिर से उसका दिल बेचैन था। तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है, इतने सालों से मुझसे दूर रही और इस बात की खबर भी मुझे होने नहीं दी। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जब दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद की तो उसे नताशा का चेहरा याद आने लगा। उसे छूना याद आ रहा था, उसे किस करना याद आ रहा था। ये सब सोचते हुए दिव्यांश की बॉडी रिएक्ट करने लगी। उसे अजीब लगने लगा। नताशा के बारे में सोचने भर से उसे नताशा को अपने आगोश में लेने का मन करने लगा। उसका दिमाग किसी और ही दिशा में चल रहा था। उसके कानों में अभी भी नताशा की आवाज गूंज रही थी। जब भी वो उसका नाम लेती उसे एक अलग सुकून मिलता था। दिव्यांश ने करवट बदली और खाली बेड को देखने लगा। उसके आंखों के सामने 7 साल पहले का मंजर घूमने लगा जब वो हर रात उसके बगल में उसे बाहों में सोया करती थी। तुम मेरा जुनून, मेरी आदत बन गई थी उस वक्त। तलब थी तुम मेरी। तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इन सालों में जब मैंने इस आदत से छुटकारा पा लिया था, तुमने गलती की मुझे उस आदत के बारे में याद दिलाकर तुम फिर मेरे जिंदगी में वापस आ गई। फिर खाली बेड पर हाथ फेरते हुए वो बोला, तुम्हारी जगह हमेशा से मेरे बाहों में, मेरे बिस्तर में थी। और है, मैं वादा करता हूँ तुम फिर से यहाँ होगी और मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत नहीं दूंगा।
देशमुख विला में नताशा ने अंशु को सुला दिया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि वो कैसे दिव्यांश से ना चाहते हुए भी मिल गई और इतने सालों के बाद उसने फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दिव्यांश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और मेरे बेटे को भी तुम अपने जैसा बना रहे हो। मैं जल्द से जल्द निशांत को अपने पास लूंगी और उसे लेकर अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत दूर चली जाऊंगी, तुमसे दूर, जहां तुम मुझे कभी ढूंढ ना पाओ। चैप्टर 24 मिस्ट्रेस बिजनेसमैन। अगले दिन नताशा राजनंदिनी से एक कैफे में मिली। दोनों वहां बैठे कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। क्या सच में उसने तुम्हें मिलते ही किस किया? राजनंदिनी के मुंह से कॉफी बाहर निकल पड़ी। नताशा अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उस बेवकूफ को देख रही थी। तो क्या उस घटिया इंसान ने मुझे ऐसे पकड़ रखा था? जैसे में कोई इंसान नहीं उसका खिलौना हो। जब चाहे मेरे साथ खेलेगा और जब चाहे छोड़कर फेंक देगा। नताशा बहुत गुस्से में थी। कल की बातें याद आते ही उसका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ जाता था। देखो नताशा, मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। तुम वाइफ हो उसकी, उसने प्यार में आकर दिया होगा किस। राजनंदिनी अपने मुंह को साफ करते हुए नताशा को समझा रही थी। नहीं, वो हवसी इंसान मुझसे प्यार कभी नहीं। वो मुझसे नफरत करता है और मैं भी अब उससे बेहद नफरत करती हूँ। मैं उसका आसपास रहना है बर्दाश्त नहीं कर सकती। नताशा चीख रही थी। राजनंदिनी ने जब उसे इतना हाइपर होते देखा तो वो उसके कंधे को थपथपा कर बोली, देख, ये सच है कि मैं आज तक तुम्हारे पति से नहीं मिली। ओ प्लीज, क्या पहले तुम उसे मेरा पति कहना बंद करोगी? नताशा ने उसे बीच में काटकर चीढ़ कर बोला। राजनंदिनी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोली, ओके ओके, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तो मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारे शादी में भी नहीं थी। उस वक्त तो मैं लंदन में पढ़ाई कर रही थी। उन 2 सालों में हम दोनों के बीच में कोई बात भी नहीं हुई थी। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब तुम मुझे लंदन में बाय चांस मुझसे टकरा गई थी। तब जाकर मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब पता चला, तो ये जाहिर सी बात है कि मैं मिस्टर दिव्यांश भोसले को अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं जानती। नताशा राजनंदिनी की बात गौर से सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। उसने सोचा कि वो राजनंदिनी को उसकी बात पूरी करने का मौका देगी, फिर कुछ कहेगी। लेकिन जब से यहाँ आए हूँ, बसीनस फील्ड में उनका नाम बहुत बार सुनने को मिला है। ए मिस्ट्रियस बिजनेसमैन डीबी, जो दिन बर दिन असमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। कौन है वो? कैसा दिखता है? ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसका नाम ही काफी है शेयर मार्केट की चाल बदलने में। राजनंदिनी ये बात ओवर ड्रामा करके ऐसे बता रही थी जैसे टीवी में एंकर किसी न्यूज को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। नताशा ने उसे इतना ओवर एक्टिंग करते देख उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर असल जिंदगी में वापस लाते हुए चीट कर बोली, तू कहना क्या चाहती है? राजनंदिनी होश में आकर पास में पड़ी मैगजीन दिखते हुए बोली, ये तो इसमें लिखा है। बिजनेस सर्कल में सब यही कह रहे हैं कि डीबी और कोई नहीं दिव्यांश ही है, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। और मैं बस इतना कह कर ही हूं, क्या पता वो बदल गया हो। तुम्हें देखकर उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा हो। तुम्हें देखकर वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें किस कर दिया और वो तुमसे प्यार करने लगा हो। दूर रह कर ही प्यार बढ़ता है मेरी जान। नताशा उस बिजनेस मैगजीन को देख रही थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था डीबी, और वह आदमी की आकृति थी जो पूरी ब्लैक थी और उसके बीच में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। वो बदल गया है, नताशा ने मन में सोचा। फिर उसने उस मैगजीन को टेबल को पटकते हुए बोली, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। कल उसका बर्ताव किसी प्यार में पड़े प्रेमी की तरह नहीं था। वो हमेशा की तरह जंगली था। उसने मेरे साथ हमेशा की तरह जबरदस्ती की। उसे सिर्फ गुस्सा करना आता है और वो गुस्सा मुझ पर निकालना। उद्धरण चिन्ह। राजनंदिनी ने उसे देखा और बोली, मैंने आज तक उन्हें पर्सनली देखा भी नहीं है। वो तूने जब मुझे उसकी फोटो दिखाई थी तो मैं उन्हें जानती हूँ। वैसे दिखने में तो वो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है। उन्हें देखकर ऐसा है लगता कि उन्हें कभी भी किसी लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं है। लड़कियां खुद उनकी तरफ खिंची जाती होगी। कौन नहीं खाना चाहता एक परफेक्ट कपल को? उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी तो वो जबरदस्ती क्यों करेंगे? उद्धरण चिन्ह।
क्या तुम बकवास करना बंद करोगी? मुझे अब इस टॉपिक के बारे में बातें नहीं करनी। नताशा को इतने गुस्से में देख राजनंदिनी ने सोचा कि उसे शांत रहना चाहिए। ठीक है, मैं और नहीं कर रही बकवास। बता वो कौन सी जरूरी बात जो तू मुझे बताने वाली थी? नताशा ने कहा, मैं अब वापस लंदन नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा है कि मैं यही रहूंगी। अरे वाह, ये अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि तू वापस नहीं जा रही। नताशा की बात सुनकर राजनंदिनी खुश हो गई। फिर दोनों दोस्त मिलकर सीरियसली बातें करने लगे। अब मैं यहाँ रुकाने जा रही हूँ तो मुझे जॉब भी करना होगा। मैं इतने लंबे समय तक खाली नहीं बैठ सकती। राजनंदिनी ने यकीन दिलाया कि वो उसे जॉब ढूंढने में मदद करेगी। जाते हुए दोनों ने ढेरों बातें की और कॉफी पीकर वहां से चले गए। दूसरी ओर देशमुख विला में दिव्य और अंशु अकेले घर पर थे। नौकर अपना काम कर रहे थे। कविता जी सुबह फिर हॉस्पिटल चली गई थी और नताशा भी राजनंदिनी से मिलने बाहर गई थी। जाते वक्त उसने दोनों से कहा था कि घर में कोई परेशानी खड़ी मत करना। नताशा को अपनी बेटी पर इतना यकीन नहीं था, लेकिन वो दिव्य पर भरोसा कर सकती थी। उसके रहते अंशु कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं करेगी। दोनों बच्चे लिविंग रूम बैठे हुए थे। दिव्य के पास फोन था। वो फोन नताशा ने ही दोनों बच्चों के लिए खरीदा था। उसने किसी नंबर पे कॉल मिलाया और हाथ में रखे कार्ड को देखने लगा। जब कॉल की रिंग बजने लगी उसने कॉल को स्पीकर मोड पर डाला और फोन अंशु को थमा दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी साइड से कॉल किसी आदमी ने उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? उस आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आवाज सुनते ही अंशु की आंखें चमक गई। उसने इस आवाज को पहचान लिया था। वो चहकते हुए बोली, हेलो डैडी। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। अंशु कंफ्यूज थी। उसने दिव्य की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। डे से कह रहा हो बेवकूफ, तुम ये क्या कह रही हो? तुरंत अंशु को ये समझ आ गया, उसने गलती से दिव्यांश को डैडी कह दिया। वो फिर बोली, हो सॉरी, मेरे कहने का मतलब है निशांत भाई के डैडी। मैं अंशिका बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? कुछ देर बाद उधर से दिव्यांश की भी आवाज आई। इस बार उसके आवाज में पहले की तरह गुस्सा नहीं था। वो बहुत नर्म और शांत था। मैं ठीक हूँ। फिर कुछ देर रुकने के बाद, हेलो अंशिका, क्या तुम थोड़ी देर होल्ड कर सकती हो? लाइन पर ही रहना। ओके, अंशु ने कहा और सॉरी नजरों से दिव्य को देखने लगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी, उधर से फिर से दिव्यांश की आवाज सुनाई दी। हाँ बोलो, क्या कह रही थी अंशु? तुम कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूँ। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? क्या आप बिजी थे? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप काम में होंगे। उद्धरण चिन्ह। लेस देन, नहीं इतना भी जरूरी काम नहीं था। वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। तुमने कैसे आज कॉल किया? क्या तुम्हें निशांत से बात करनी है? ग्रेटर देन। क्या दिव्यांश को अपने दोनों बेटे के बारे में? चैप्टर 25 कॉल। दिव्यांश ऑफिस में किसी जरूरी मीटिंग के बीच में था। सामने एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट स्क्रीन पर कुछ प्लान मॉडल समझा रहा था कि तभी फोन की रिंग उस शांत माहौल में बज पड़ी। सब एक दूसरे को देखने लगे। मीटिंग पे जाने से पहले सबको ये बताया गया था कि फोन को साइलेंट रखे। सबको लग रहा था कि आज किसी ना किसी की जॉब जरूर जाएगी। क्या इस कॉल को अभी आना था जब बॉस मीटिंग में थे? सब यही सोच रहे थे और उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसका फोन बजा। दिव्यांश के टेबल पे ही उसका फोन रखा हुआ था। उसने जब अपना फोन उठाया तब अननोन नंबर देखकर उसकी भौहें उठ गई। वो सोचने लगा कि उसे कौन अनजान नंबर से कॉल कर सकता है, और मीटिंग के बीच में कॉल आने से वो चिढ़ा हुआ भी था। कॉल रिसीव करके उसने थोड़े गुस्से के साथ कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी उसे अंशु की आवाज सुनाई दी। हेलो डैडी। किसी छोटी बच्ची की आवाज जिसमें खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, जो उसे डैडी कह रही थी। ये सुनकर दिव्यांश को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन डैडी सुनकर उसे थोड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, ओ सॉरी, मेरे कहने का मतलब है निशांत भाई के डैडी। मैं अंशिका बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? दिव्यांश अपने होश में आ गया और बोला, हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसने आसपास देखा। सब हैरान और क्यूरियस नजरों से उसे देख रहे थे। उसने अंशु को होल्ड पर रखा और मीटिंग को वही डिसमिस करके सबको वहां से जाने को कहा। सब तुरंत वहां से चले गए।
सामने खड़ा वो इंसान जो प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो थोड़ा नाराज नजर आ रहा था। उसने इतनी मेहनत करके वो प्रेजेंटेशन तैयार की थी और थोड़ी देर बाद वो खत्म भी होने वाली थी, लेकिन उसे एक फोन कॉल की वजह से रुकना पड़ा। जाते वक्त सब लोग काफी हैरान थे। सबको ये पता था कि मीटिंग के बीच में वो अपने बेटे के अलावा किसी का भी फोन पिक नहीं करता, और करता भी था तो सामने वाले इंसान को बहुत डटाता और कॉल कट कर देता। लेकिन इस बार फोन उनके बेटे का नहीं था और उन्होंने उस इंसान को डांटा भी नहीं था। सबने साफ तौर पर अपने बॉस के मुंह से किसी लड़की का नाम लेते सुना था। क्या वो लड़की बॉस की गर्लफ्रेंड है? क्या पता हो भी सकती है, लेकिन लड़कियों से दूर रहने वाले हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? वो तो औरतों से हमेशा दूर रहना ही पसंद करते हैं। ये नहीं हो सकता। ओ नो, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। सबके मन में इसी तरह से ख्याल थे, लेकिन ये सब जानते थे कि वो गॉसिप नहीं कर सकते, ना ही इस बारे में बाहर किसी से बात कर सकते हैं। उन्हें मरना थोड़ी ना है, अभी तो बहुत लंबी जिंदगी बची है। दिव्यांश ने अंशु को घर का नंबर दे दिया। निशांत के पास खुद का फोन नहीं था। एक्चुअली उसे इसकी जरूरत ही कभी महसूस नहीं हुई। उसके पास उसका कंप्यूटर था और वो हर दिन घर पर ही कंप्यूटर चलाता था। ऑफिस चेयर पर बैठे दिव्यांश यही सोच रहा था कि वो बच्ची कितनी प्यारी बातें करती है। शायद इसीलिए निशांत को वो पसंद आए और उसने उसे अपना दोस्त बनाने के बारे में सोचा। घर पे अंशु ने तुरंत निशांत को कॉल मिला दिया। निशांत ने जब कॉल उठाया तब वो थोड़ा हैरान था। वो अपने कमरे में कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तब एक नौकर उसके कमरे में आया और उसे बताया, लिटिल सर, आपके दोस्त का फोन आए है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जब निशांत को पता चला अंशु ने उसे कॉल किया था, तब वो खुश हो गया। उससे बातें करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही। वो बहुत छोटी मुस्कान थी, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर सकता था। अंशु बहुत सी बेफिजूल बातें कर रही थी और निशांती सोफे पर बैठे उसकी बात सुन रहा था। वो कभी कभार एक या दो वर्ड में उसके जवाब देता था। घर में दिव्या अंशु को घूर रहा था। ये लड़की जो जरूरी बात है वो छोड़कर दुनिया भर की बेफिजूल बातें लिए बैठी थी। दिव्या ने अंशु के सर पर एक चाटा मारा और इशारे से कहा कि उसने जो बात करने को कही है वो करे। आउच! क्या हुआ? अंशु अपने सर को सहलाते हुए हाँ में सर हिलती है और निशांत से कहती है, कुछ नहीं भाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। निशांत फोन के दूसरी साइड से बोला, कहा, मैं मम्मा और दिव्या भाई 2 दिन बाद अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं, क्या आप वहां आएंगे? अंशु ने पूछा। निशांत ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, एम्यूजमेंट पार्क क्या है? भाई, ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहां खेलने के लिए और मजे करने के लिए बहुत कुछ है। आपको वहां बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। अंशु के समझाने के बाद निशांत ने कुछ देर सोचा और कहा, ओके। ये सुनकर अंशु बहुत खुश हो गई। ये सच? मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ। हम परसों पार्क में मिलेंगे, ठीक है? निशांत ने हो में अपना जवाब दिया और फोन को रख दिया। फोन रखने के बाद निशांत ने उस शब्द को दोहराया, अम्यूजमेंट पार्क। वो सच में अम्यूजमेंट पार्क के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो कभी इस तरह की जगह पर गया ही नहीं था। दिव्यांश को पता था कि निशांत को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने कभी उसे वहां ले जाने के बारे में नहीं सोचा। वो निशांत को जो चाहिए वो घर में ही ला कर देता था। बचपन में खुद दिव्य को उसने अलग अलग चीजें सिखाई थी, उसके बताई थी, उसे किताबें ला कर दी थी, लेकिन उनमें से निशांत को सिर्फ टेक्नोलॉजी की किताबें ही ज्यादा पसंद आई। वो बहुत कम उम्र में ही पढ़ना लिखना समझ गया था। इंग्लिश के वर्ड समझना और टाइपिंग करना उसने जल्द ही सीख लिया। इसीलिए उसे जब भी किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी वो इंटरनेट से उस बारे में पता करता था। दिव्यांश को उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं थी। जल्द ही उसने अम्यूजमेंट पार्क के बारे में पता लगा लिया। चैप्टर 26। अम्यूजमेंट पार्क। शाम को दिव्यांश और निशांत बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। तब दिव्यांश बोला, आज मुझे तुम्हारे नए दोस्त का फोन आया था। निशांत खाना खाते हुए रुक गया और दिव्यांश को देखने लगा। वो जानना चाहता था कि दिव्यांश आगे क्या बोलने वाला है। क्या अंशु ने दिव्यांश को अम्यूजमेंट पार्क वाली बात पहले ही बता दी है? दिव्यांश समझ गया और बोला, मैंने उसे घर का नंबर दिया। क्या तुम्हारी उससे बात हुई? हाँ, निशांत ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। दिव्यांश इस बात से बहुत खुश था।
निशांत को लोगों से मेल जोल मिलना पसंद नहीं था। उसके बेटे का कोई दोस्त नहीं था। उसने भी कभी निशांत को जबरदस्ती बाहर जाने और हमउम्र लोगों से मिलने से नहीं रोका था। दिव्यांश ने कई बार उसे बाहर ले गया था, लेकिन वो हमेशा सबसे दूर अकेला एक कोने में रहता। निशांत की तबीयत भी बीमार रहती थी। उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक थी। वो बाहर जाने से बीमार पड़ता था। किसी वजह से भी वो घर के बाहर ज्यादा नहीं जाता। तभी उसे निशांत की आवाज सुनाई दी। वो उससे पूछ रहा था, मुझे परसों अम्यूज़मेंट पार्क जाना है। निशांत की बात सुनकर दिव्यांश हैरान था। निशांत को भीड़ भाड़ की जगह पसंद नहीं थी, और वो खुद उस जगह जाने की बात कर रहा था जहां बहुत लोग होते हैं। क्या तुम्हारी नई दोस्त वहां आने वाली है? दिव्यांश समझ गया कि हो ना हो ये अंशु की वजह से ही उस जगह जाने के बारे में बात कर रहा है। निशांत ने हाँ में सर हिला दिया। ये अच्छा है। अगर निशांत दोस्त बनिएगा तो वो खुश रहना सीख सकता है। लेकिन वो एक लड़की है। क्या मुझे निशांत को एक लड़की से दोस्ती करने देना सही है? ऐसा नहीं है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। वो बच्ची तो बहुत प्यारी है, और निशांत को भाई बोलती है। मुझे नहीं लगता बड़े हो जाने के बाद वो बाकी लड़कियों की तरह निशांत को धोखा देगी, फिर बड़े हो जाने के बाद उनका रिश्ता केस भी हो। ठीक है, हम परसों वहां चलेंगे, दिव्यांश ने निशांत को जवाब दिया। अगले दिन अंशु नताशा से पूछती है, मॉम क्या हम कल घूमने चले? दिव्यांश भी अंशु के साथ नताशा के रूम में था। नताशा जो उसके साथ ही बैठी लैपटॉप में जॉब सर्च कर रही थी, वो बोली, ठीक है, हम जा सकते हैं। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? नताशा की हाँ सुनकर अंशु बहुत खुश हुई। वो उछलते हुए बोली, मॉम हम अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे। नताशा, अम्यूज़मेंट पार्क? हाँ हाँ, क्या हम सच में वहां जाएंगे? ये अब तो बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए अंशु बेड पर उछल रही थी। नताशा ने उसे खुशी से इतना उछलते हुए देखा तो उसने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और अंशु को पकड़कर अपने गोद में बैठा लिया और बोली, अरे बस बस, तुम तो ऐसे उछल रही हो जैसे मैं तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क नहीं डिज्नीलैंड लेकर जाने वाली हूँ। अम्यूज़मेंट पार्क भी डिज्नीलैंड की तरह ही तो है। वहां भी मुझे खुशी मिलती है और यहाँ भी मुझे मेरी खुशी मिलने वाली है। मॉम आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए अंशु नताशा को गले लगाने लगी। नताशा ने भी उसे गले लगाया और कहा, आई लव यू टू माई बाबी डॉल। और इतना भी मक्का लगाने की जरूरत नहीं है मॉम को। फिर उसे दूर करते हुए, मैं तुम्हारे मासी को कॉल करती हूँ, उसे भी हमारे साथ आने को कहना है। कहते हुए नताशा राजनंदिनी को कॉल लगने चली गई। दिव्या भी उसी रूम में था। वो स्टडी टेबल पर अपना टैबलेट लिए बैठा नताशा और अंशु की बातें सुन रहा था। जब नताशा अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए मान गई तब वो भी खुश हो गया था और मुस्कुराने लगा था। योजक चिन्ह, सुरेश जी की तबीयत ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने उन्हें और 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकने की सलाह दी थी। रीना जी भी उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहती थी। वो दिन में 1 या 2 बार भी डिनर और लंच लेने घर आती थी और बच्चों से मिलकर वापस चली जाती। लेकिन नताशा के आ जाने के बाद वो ही लंच और डिनर लेकर सुरेश जी से मिलने जाती और बच्चों के साथ फिर घर वापस आ जाती। अगले दिन नताशा सुरेश जी से मिल के बच्चों के साथ अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल गई। उनके साथ राजनंदिनी भी मौजूद थी। कार में सब मस्ती कर रहे थे। वही दिव्यांश ने आज के दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। उसने सोचा था कि वो आज का पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएगा। केशव भी साथ में था। वो भी अपने घर से निकल गए। कार में बैठे केशव निशांत से पूछता है, चैंप क्या तुमने सच में अपने डेट से पार्क जाने की बात की? केशव की बात सुनकर निशांत उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी अजीब इंसान को देख रहा हो। इसे ऐसा देखता देख केशव बोला, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अम्यूज़मेंट पार्क तो सच में बहुत मजेदार होता है। वहां अलग अलग रेड्स होती है। मुझे तो वो जगह सच में बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें तो भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है ना? तुम तो हमेशा ऐस बड़ी जगह जाने से बचते हो। निशांत ने उससे नजरें हटाई और शांत लहजे में बोला, वो जगह बच्चों के लिए होती है। निशांत सही कह रहा था, लेकिन उसके कहने का एक और मतलब था कि केशव भी बच्चा है, जो उसे वैसी जगह पसंद है। ये साफ था कि निशांत केशव को ताना मार रहा था। वहां सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी खेल सकते हैं।
केशव ने उसकी बात का ज्यादा बुरा नहीं माना। दिव्यांश ने सोचा था कि वो आज के दिन पार्क को पूरा बुक कर दे। फिर उसे याद आए कि निशांत की नई दोस्त भी वहां आने वाली है, जिसकी वजह से तो निशांत ने अम्यूजमेंट पार्क जाने की डिमांड की थी। तब दिव्यांश ने अपना इरादा बदल दिया। उसने वहां ज्यादा भीड़ ना हो इस बात का खास ख्याल रखा था। वैसे भी आज वर्किंग डे था, इसीलिए वह ज्यादा भीड़ वैसे भी नहीं होने वाली थी। चैप्टर 27 मूवी आमना सामना। नताशा और राजनंदिनी पार्क में अपने सोचे वक्त पर ही पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले सभी जगह एक्सप्लोर करने का सोचा। अंशु बहुत एक्साइटेड होकर चारों ओर देख रही थी। वो जगह वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। वहां इतनी भीड़ नहीं थी जहां आम तौर पर होती है। वर्किंग डे होने की वजह से वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। और भीड़ कम होने का एक और कारण ये था कि दिव्यांश ने आधी टिकट्स पहले ही खरीद ली थी। तो आज के दिन की लगभग सारी लिमिटेड टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। वो चारों आसपास देख रही थे और सोच रहे थे कि वो किस किस रेट पर जाएंगे। उन्होंने अब तक एक भी राइड ट्राई नहीं की थी। अंशु ने कुछ बहाने बनाकर वह सबको रोके हुए थी। वो निशांत का वेट कर रही थी। अंशु बेबी ग्रेटर देन हमें यहाँ आए अब आधा घंटा हो गया है। अब तक हमने एक झूला भी ट्राई नहीं किया। कब से घूम ही रहे हैं। राजनंदिनी वहां ऐसे ही घूमकर बहुत थक गई थी। मासी, बस थोड़ी देर और मुझे और भी झूले देखने हैं। और यहाँ हॉन्टेड हाउस भी है। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि हम पहले कहाँ जाए। अंशु अपने दांत दिखाते हुए नकली हंसी हंसते हुए कहा। कहाँ हो निशांत भाई, क्या वो सच में आज यहाँ आएंगे ना? वो अपने मन में ही सोच रही थी। दिव्या भी थोड़ा बेचैन था। वो भी बेसब्री से निशांत का इंतजार कर रहा था। उसने नताशा की तरफ देखा और उससे कुछ इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों यहीं पर थोड़ी देर वेट करो, हम अभी वॉशरूम होकर आते हैं। ये कहकर नताशा दिव्या को लेकर वहां से चली गई। उसने जाते वक्त अंशु को भी पूछा कि वो आना चाहती है क्या। अंशु ने जाने से मना कर दिया। उसकी नजर अभी भी एंट्रांस गेट पर थी। नताशा के जाने के कुछ देर बाद ही वहां निशांत और दिव्यांश आ गए। उनके साथ केशव भी था। अंशु ने जब निशांत को आते देखा तो वो तुरंत उसके पास चली गई। राजनंदिनी ने जब उसे भागते देखा तब वो उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे दौड़ी। अरे अंशु बेबी, कहाँ जा रहे हो? भाई आप आ गए, आपने बहुत देर लगाई। अंशु ने निशांत का हाथ पकड़ते हुए कहा। निशांत ने भी उसे अपना हाथ पकड़ने से नहीं रोका। तो वही पीछे खड़ा केशव हैरानी से निशांत को देख रहा था। अरे बच्चू, क्या तुमने अपने लिए इतनी जल्दी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली? यार तुम तो बहुत फास्ट हो, केशव ने निशांत को चिढ़ते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अंशु केशव को देखने लगी। वो केशव को देखते हुए बोली, मिस्टर अंकल, हर लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ये जरूरी तो नहीं है। वो दोनों एक अच्छे दोस्त और भाई बहन भी हो सकते हैं। अंशु के पीछे राजनंदिनी खड़ी थी। उसने दूर से ही दिव्यांश और निशांत को देख लिया था। वो ये देखकर हैरान थी कि उसने तो अभी अभी दिव्या को नताशा के साथ जाते हुए देखा है। तो उसके सामने से आ रहा लड़का कौन है? और उसके पीछे दिव्यांश को भी उसने पहचान लिया था। राजनंदिनी ने अंशु के मुंह से निशांत का नाम सुन लिया था। वो जानती थी कि नताशा के बड़े बेटे का नाम निशांत है, लेकिन उसने आज तक उसे देखा नहीं था। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि दिव्या और निशांत एक जैसे दिखते होंगे। नताशा ने भी उसे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जैसे कि वो देख सकती थी दिव्या और निशांत में कोई भी डिफरेंस ढूंढ पाना नामुमकिन है। दोनों एक दूसरे की डिक्टो जेरोक्स कॉपी थे। मासी, क्या मैं निशांत भाई और उनके डेट के साथ जा सकती हूँ? अंशु में मासूम सी शक्ल बनाकर राजनंदिनी को देख रही थी। अंशु की बात सुनकर राजनंदिनी ने बिना वक्त गवाए तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो ऐसे कैसे अंशु को दिव्यांश के साथ जाने दे सकती है? अगर नताशा को ये बात पता चली तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसे मार ही डालेगी। मासी प्लीज, आप मम्मा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं डेट के साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे है। इससे आगे की राजनंदिनी और कुछ कहती दिव्यांश बोल पादा। आप और आपकी सिस्टर हमें ज्वाइन कर सकती है। वैसे हमारे पास विप टिकट है तो किसी भी राइड पर हमें तुरंत एंट्री मिल जाएगी। वेट करने की जरूरत भी नहीं है। दिव्यांश राजनंदिनी को ही देख रहा था।
राजनंदिनी उसे देखते हुए मना नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसकी मोम को सिचुएशन के बारे में बताती हूँ। वो यही है। ये कहकर वो अपना फोन निकलती है और तुरंत नताशा को मैसेज करने थोड़ी दूर चली जाती है। दूसरी ओर नताशा मेल वॉशरूम के बाहर ही खड़ी थी, तब उसे अपने फोन की नोटिफिकेशन तो सुनाई दी। उसने राजनंदिनी का मैसेज पढ़ा। उसे पढ़कर वो बेचैन हो गई। दिव्यांश यहाँ है, और निशांत भी। इन 7 सालों में नताशा ने कभी भी अपने बड़े बेटे को नहीं देखा था। उसने कई बार अपने डेड से सुना था कि निशांत दिव्य की तरह ही दिखता है, लेकिन सच तो यही है कि उसने आज तक उसकी फोटो भी नहीं देखी थी। कल जब उसे अपने पिता से पता चला था कि निशांत आम बच्चों की तरह नहीं है, उसे बाहर जाना, सोशल होना पसंद नहीं है, और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता, तब उसे इस बात की चिंता होने लगी थी कि दिव्यांश निशांत को अच्छे से नहीं रख रहा। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब उसने ये तय कर दिया था कि वो पहले निशांत से जरूर मिलेगी। लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आएगा, इस बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। ग्रेटर दैन वो भी अपने बेटे से मिलना चाहती थी, और अपने हाथ में आए इस मौके को वो खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने राजनंदिनी को ऑक मैसेज सेंड कर दिया। नताशा का मैसेज देखकर पहले तो राजनंदिनी को यकीन नहीं हुआ। क्या वो सच में दिव्यांश के सामने फिर से आने का जोखिम उठा सकती है? अंशु दिव्यांश और निशांत से हंसकर बातें कर रही थी। इस दौरान उसने कई बार दिव्यांश को डेट कह का भी पुकारा था। दिव्यांश को अब अंशु का उसे डेट कहने की आदत हो गई थी। उसने उसे कुछ नहीं कहा। तभी वहां दिव्य और नताशा आ गई। दोनों ने ही चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। दिव्यांश ने जब देखा तब उसे अजीब लगा। उसने एक बार उस औरत को देखा, फिर उसने नताशा की तरफ देखा भी नहीं। नताशा ने भी तुरंत दिव्यांश से नजर फेर ली और वो निशांत को देखने लगी। तो वही निशांत दिव्य को देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने पहले कहीं तो अपने सामने खड़े लड़के को देखा है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था। निशांत को उसकी आंखें भी अपनी तरह ही लग रही थी, काली और गहरी। दिव्य भी उसे देखते हुए उसकी तरफ आ रहा था। नताशा को आते देख अंशु उसके पास गई और बोली, मोम चलो ना, हम सब साथ साथ ये जगह घूमते हैं। नताशा ने कुछ नहीं कहा, और अंशु को देखकर हमें अपना सर हिला दिया। फिर सब झूले की तरफ बने लगे। केशव भी उनके पीछे जा ही रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजनंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर रोका हुआ था। केशव उसे सावालिया नजरों से देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि मुझे यह क्यों रोका। केशव भी एक जाना माना बिजनेसमैन था। आए दिन उसकी फोटो या उसके कंपनी के एक्टर एक्ट्रेस की न्यूज टीवी पर आती रहती थी, और यहां तक कि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अंदर प्ले बॉय का टैग भी मिला था। वो हर बार किसी न किसी नई लड़कियों को डेट करता रहता था, और उसकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ये तक कि सब उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड मानते थे, जिसे लड़कियों को ट्रीट करना अच्छे से आता था। राजनंदिनी ने एक स्माइल पास की और उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए बोली, पास में ही एक थिएटर है, और उसमें एसआरके की न्यू मूवी रिलीज हुई है। तुम भी मेरे साथ कंपनी देने चलो। राजनंदिनी ने कई बार केशव को न्यूज और टीवी में देखा था। वो उसे जानती थी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतनी भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगा कि उसे उस स्वीट फैमिली को अकेला छोड़ना चाहिए। इसीलिए उसने केशव को भी अपने साथ खींच लिया। केशव तो राजनंदिनी के इस बेबाकी भरे अवतार से इम्प्रेस था। ग्रेटर देन वो भी उसके पीछे पीछे चले हुए फ्लर्ट करते हुए बोला, बेबी अगर मूवी के लिए पूछना ही था तो प्यार से पूछती, मैं थोड़ी ना मना करता। तुम जैसे ब्यूटीफुल लेडीज के लिए तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। उद्धरण चिन्ह। दिव्यांश को पता चल पाएगा कि उसके साथ जो औरत है वो नताशा है। चैप्टर 28 पनिशमेंट। आज अंशु बहुत खुश थी और थकी हुई भी। घर लौटते समय ही वो सो गई थी। दिव्या भी एक 7 साल का बच्चा है था, चाहे तो कितनी ही मेच्योर बातें कर ले, थकान की वजह से उसे भी नींद आ गई थी, और वो भी गाड़ी में ही सो गया। नताशा के रूम में नताशा और राजनंदिनी ने मिलकर दोनों को बेड पर सुला दिया। नताशा के आंखों आंसू थे। राजनंदिनी ने ये देख लिया। वो उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, क्या हुआ, तू किस बात से रो रही है? आज तू इतने सालों बाद अपने बड़े बेटे से मिली है,
क्या उससे मिलकर तुझे खुशी नहीं हुई? नताशा, जो अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी, वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगी। जब निशांत पैदा हुआ था तब मैं उसे एक बार छू भी ना सकी। आज इतने सालों बाद उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी कोई कीमती चीज मुझे वापस मिल गई हो। जब वो मेरी बगल में बैठ हुआ था तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने गले लगाऊं, उसे वो सारा प्यार ममता दूं जिससे वो इतने सालों से दूर रहा है। उसकी आंखें, क्या तुमने उसकी आंखें देखी? उसमें कोई इमोशन ही नहीं थे। वो पूरी तरह बेजान आंखें थी। भले ही उसके चेहरे पर कभी कभार मुस्कान आ जाती थी, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, कैसे ना समझती कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। राजनंदिनी ने उसे देखा और गले से लगा लिया। वही बेड पर लेटे दिव्या ने नताशा की सारी बात सुन ली थी, और इस बात की खबर नताशा और राजनंदिनी को नहीं थी। योजक चिन्ह। 2 दिन बाद हमेशा की तरह नताशा सुबह हॉस्पिटल गई थी। तब उसे राजनंदिनी की कॉल आई जो उसे उसी कैफे में मिलने के लिए बुला रही थी। नताशा मान गई और सुरेश जी से मिलने के बाद हॉस्पिटल से वो राजनंदिनी से मिलने चली गई। दोनों अपनी परमानेंट सीट पे बैठ कॉफी पी रहे थे। तभी नताशा कॉफी का मग नीचे रखते हुए बोली, बता क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? उद्धरण चिन्ह। राजनंदिनी, जो अभी भी कॉफी का सिप लगा रही थी, वो थोड़ी देर के लिए रुकी और बिना कप को दूर किए बोली, अरे रुक ना, पहले मुझे ये सब खत्म करने दे, कहकर वो फिर से कप को मुंह से लगा के पीने लगी। नताशा उसे ही देखती रही। कब राजनंदिनी कॉफी खत्म करेगी और कब वो बातें करेंगे। थोड़ी देर बाद ही राजनंदिनी ने कप को टेबल पर रखा और नताशा को देखते हुए बोली, वो मैंने तुम्हारे लिए जॉब खोजी है, जो तुम्हारे एजुकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक परफेक्ट सुटेबल है। राउंड टूरिज्म कंपनी में, वहाँ फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट के लिए वैकेंसी खुली है, और तूने एमबीए भी इन फाइनेंस में ही किया है, तो तू वहाँ ट्राई कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। राजनंदिनी की बातें सुनकर नताशा सोच में पड़ गई। ओके, मैं इस कंपनी के बारे में रिसर्च करूंगी। वैसे इंटरव्यू कब है? कल सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। उस टूरिज्म कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में मेरा बीएफ है, उसे कहकर मैं इंटरव्यू लिस्ट में तुम्हारा नाम ऐड करने को कह देती हूँ। नताशा की हाँ सुनकर राजानंदिनी खुश हो गई। आई एम दम श्योर कि तुम जरूर पास हो जाओगी। नताशा भी मुस्कुराए और बची हुई कॉफी खत्म करने लगी। योजक चिन्ह। देशमुख विला में अंशु ने फिर निशांत को कॉल लगाया था। भाई, मुझे आपकी याद आ रही है ग्रेटर देन, अब हम फिर कब मिलेंगे? उद्धरण चिन्ह। लेस देन 2 दिन पहले ही तो मिले थे। ग्रेटर देन दूसरी ओर से निशांत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ग्रेटर देन, लेकिन मुझे फिर से आपको देखना है। एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेस देन क्या ग्रेटर देन? वो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ओके, अंशु खुश होते हुए बोली, हमारे घर के पास ही एक बड़ा ग्राउंड है, हम वही कल मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। निशांत भी इस बात से मान गया और फोन रख दिया। मोबाइल को दिव्या को देते हुए अंशु बोली, भाई क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? अगर निशांत भाई नहीं माने तो? उद्धरण चिन्ह। दिव्या फोन को लेते हुए बोला, वो जरूर मानेगा। ये कहकर दिव्या कुछ सोचने लगा। योजक चिन्ह। दूसरी ओर दिव्यांश के स्टडी रूम में ग्रेटर देन। रोनित दिव्यांश के सामने खड़ा था। वो थोड़ा परेशान था, क्योंकि जो काम उसके बॉस ने उसे दिया था, वो उस काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया था। दिव्यांश ने उसे कहा था कि ये पता लगावाए कि 7 साल पहले असल में नताशा के साथ क्या हुआ था, और वो कैसे दिव्यांश के नजरों से छुपी रही। रोनित ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाया कि नताशा को उस दिन किसने बचाया, और फिर उस दिन जिस औरत की लाश उन्हें मिली थी वो किसकी थी। रोनित को ये अच्छे से याद था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वो लाश नताशा की थी, लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही नताशा को सही सलामत जिंदा देखा था। तो कौन उसकी मदद कर रहा है? किसने वो गलत रिपोर्ट बनाई? दिव्यांश गुस्से में था, और वो टेबल पर रखे पेपर वेट को घूमते हुए कुछ सोच रहा था। तभी रोनित उसे देखते हुए बोला, सर मुझे लगता है कि इस सब के पीछे मिस्टर सुरेश देशमुख हो सकते हैं। नताशा मैडम के फादर और आपके फादर इन लॉ। जब नताशा मैम को उनके मेजर कंडीशन के बारे में पता चला तब उनसे रहा नहीं गया होगा।
इसीलिए वो इतने सालों बाद इंडिया वापस आई होगी। और कुछ दिनों से वो हर रोज हॉस्पिटल आती है। और मुझे ये डाउट है कि मिस्टर देशमुख और नताशा मैम 7 सालों से कनेक्टेड थे। दिव्यांश जो पेपर वेट को घुमा रहा था वो रुक जाता है और चेयर पर पीठ टिकाकर आराम से बैठकर बोलता है, एस यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा था। जरूर मिस्टर देशमुख ने ही अपनी बेटी को मुझसे दूर रखा है। फिर वो टेबल की तरफ झुककर अपने हाथ फोल्ड करके टेबल पर रखता है। तुम अब जा सकते हो। रोनित के जाने के बाद दिव्यांश उंगलियों से टेबल के ऊपर टेप करते हुए सोचता है, मुझसे दूर रहकर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बीबी। अपने खुद के बेटे को ऐसे छोड़कर तुम चली गई जैसे वो तुम्हारा कुछ ना हो। निशांत अब जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी विफाई। उद्धरण चिन्ह। दिव्यांश को यही लग रहा था कि उस दिन नताशा ने उसकी मदद लेने की बजाय अपने पिता की मदद ली। उसने उस पर भरोसा नहीं किया। और वो इतनी पत्थर दिल है कि वो अपने बेटे को छोड़कर भाग गई। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। चैप्टर 29 एक्सचेंज। अगले दिन नताशा जल्द ही घर से निकल गई थी। आज उसका इंटरव्यू था। अंशु और दिव्य ने उसे बेस्ट विशेष दिए। नताशा दोनों बच्चों को प्यार कर उन्हें बाय बोलकर चली गई। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे जल्दी से रेडी होकर पार्क के लिए निकल गए। उन तीनों ने ही 11 बजे मिलने का डिसाइड किया था। वो पार्क देशमुख विला के नजदीक ही था, तकरीबन 15 मिनट के दूरी पर ही। वही निशांत को उस पार्क में पहुंचने में आधे घंटे का समय लगने वाला था। दिव्य और अंशु थोड़ा जल्दी ही पार्क में पहुंच गए थे। और एक शेड के नीचे जो एक कोने पे था वहां बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। भाई मुझे अभी भी डाउट है कि निशांत भाई इस बात के लिए मानेंगे। और अगर वो मन भी गए तो मुझे लगता है मोम उन्हें पहचान लेगी, क्योंकि निशांत भाई हमेशा शांत रहते हैं। उन्हें ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। और उन्हें कुछ ना बोलता देख मोम उन्हें तुरंत पहचान लेगी। उद्धरण चिन्ह। अंशु जो बेंच पर बैठी हुई थी, उसके दोनों हाथ साइड में रखे हुए थे। और वो अपनी पैरों को आगे पीछे हिलाते हुए परेशानी में दिव्य को देखते हुए बोली। कहीं ना कहीं दिव्य को भी इस बात की फिक्र थी। लेकिन वो चाहता था कि वो अपने मोम की इच्छा पूरी करे कि वो अपने भाई को फिर एक बार देखना चाहती है। तभी उसे इस प्लान के बारे में सूझा। और अगर नताशा को इस प्लान के बारे में खबर लग भी जाए तो भी वो तब तक ठीक रहेगी जब तक उनके डेट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल जाता। डोंट वरी अंशु, हम भाई को मना लेंगे। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वो मान जाएंगे। अंशु ने फिर कुछ नहीं कहा और फिर से पैर हिलाने लगी। तभी दोनों के बीच ने रखा फोन बजने लगा। अंशु ने देखा तो उस पर बिग ब्रदर लिखा हुआ था। अंशु तुरंत बेंच से नीचे उतार गई और फोन लेते हुए बोली, लगता है भाई आ गए। ये कहकर उसने फोन को उठा लिए। योजक चिन्ह। अंशु निशांत को लेने गेट की तरफ गई थी। वहां निशांत के साथ एक गार्ड और ड्राइवर भी मौजूद था। अंशु के कहने पर निशांत ने दोनों को वहीं रुकने को कहा। और वो खुद अंशु के साथ अंदर चला गया। दोनों आदमी निशांत के ऑर्डर को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उन दोनों ने ये तय किया कि वो बच्चों के नजदीक नहीं जाएंगे और दूर से ही उनके आसपास नजर रखेंगे। अंशु निशांत को उसी शेड के पास ले जाते हुए बोली, दिव्या भाई भी आपसे मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंशु की ये बात सुनकर निशांत को 2 दिन पहले पार्क में मिले उस बच्चे की याद आई जो उसी की तरह ही दिख रहा था। तब वो चेहरा नहीं देख पाया था। उसने सिर्फ उसकी आंखें ही देखी थी। उसे उसकी आंखें भी अपनी तरह लग रही थी। उस दिन कई बार उन दोनों की नज़ारें मिली। जब भी निशांत उसकी आंखों में देखता उसे हर बार एक अलग जुड़ाव महसूस होता। निशांत को नहीं पता लेकिन उसे लग रहा था कि वो कोई अपना है। और यही फीलिंग उसे अंशु के साथ भी महसूस होती थी। एक अलग बॉन्ड था उन तीनों में। लेकिन उस दिन उन दोनों के बीच में एक बार भी बात नहीं हुई थी। अंशु निशांत को वहां लेकर आई जहां दिव्य था। दिव्य ने अभी भी चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। अंशु निशांत को दिव्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, निशांत भाई ये है मेरा बड़ा भाई और आपका छोटा भाई दिव्य। ये कहते वक्त दिव्य ने अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया था। जब निशांत ने दिव्य का चेहरा देख तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान था। दिव्य ने उसे ऐसा देखते देख मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा भाई। उद्धरण चिन्ह।
1 घंटे बाद तीनों बच्चे बेंच पर बैठे हुए थे। अंशु दोनों के बीच में बैठी थी। वही दोनों में से एक के फेस के ऊपर मास्क था। तीनों जाने के लिए खड़े हुए। दिव्य और निशांत एक दूसरे को देख रहे थे। तभी दिव्य निशांत की तरफ देखते हुए बोला, भाई कुछ गड़बड़ मत करना। मॉम को शक नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी साइड में खड़ी अंशु बीच में बोल पड़ी, डोंट वरी भाई, अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, अंशु के कॉन्फिडेंस के साथ कहा। निशांत ने भी हाँ में सर हिला दिया और दिव्य को देखकर बोला, बी केयरफुल। निशांत के इस एक वर्ड के पीछे एक वार्निंग भी थी कि वो गलती से भी ऐसा ना करे कि दिव्यांश को या किसी और को उस पर शक हो। दिव्य उसकी ये वार्निंग को बखूबी समझ गया। वही अंशु आंखों को टिमटिमाते हुए दोनों को देख रही थी। वो निशांत को देखते हुए बोली, भाई आप किस चीज से दिव्य भाई को बचने के लिए कह रहे हो? वो बहुत क्यूट तरीके से निशांत को देख रही थी। ये देखकर निशांत के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अंशु के बाल बिगाड़ते हुए कहा, कुछ नहीं प्रिंसेस। अपने बालों को मेसी होते देख अंशु ने निशांत के हाथ को पकड़ा और उसे दूर करते हुए बोली, इट्स नॉट गुड। निशांत भाई आप भी दिव्य भाई की तरह है, अब मेरे बालों को बिगा रहे हैं। उसने मुंह बनते हुए शिकायती लहजे में कहने लगी। फिर तीनों वहां से निकल गए। अंडरस्को। दूसरी ओर शाम के 5 बजे नताशा कंपनी से मुस्कुराते हुए बाहर निकली, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया था और उसकी जॉब फाइनल हो गई थी और 2 दिन बाद मंडे से उसकी ज्वाइनिंग थी। लेकिन एक बात से वो बेखबर थी कि जिस कंपनी में वो काम करने जा रही है वो दिव्यांश की थी ग्रेटर दैन। चैप्टर 30। घर पे पहला दिन दिव्यांश ऑफिस में अपने केबिन में था। तभी रोनित नोक करते हुए उसके केबिन में दाखिल होता है। सर, राउंड टूरिज्म कंपनी जिसे हमने 1 साल पहले टेक ओवर किया था, उस कंपनी के सीईओ की रिक्वेस्ट आई है, आप एक बार उस कंपनी में विजिट करें। और हाल ही में उन्हें उस कंपनी में हुए फाइनेंशियल गड़बड़ी के बारे में पता चला है। उनका ओल्ड फाइनेंस मैनेजर है इस घोटाले में शामिल था। उसी ने ही पिछले कई साल से पैसों में हेराफेरी की है, जिससे अब तक 2 मिलियन का लॉस सामने आया था। अब उसे निकाल दिया गया है, नोटिस उसे भिजवा दी गई है और वो अब जेल में है। रोनित ने दिव्यांश के सामने खड़े होते हुए ये सब बता रहा था। दिव्यांश जो अपना काम करने में बिजी था और अभी भी लैपटॉप पर नजर गड़ाए कीबोर्ड पर टाइप करते हुए ही बोला, हूँ गुड, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो क्यों मुझसे मिलना चाहता है? रोनित दिव्यांश के सवाल का जवाब देते हुए बोला, सर, टूरिज्म कंपनी के सीईओ मिस्टर शिंदे ने कहा है कि वो उनकी कंपनी में कुछ रूल्स बदलाना चाहते हैं और कंपनी को और ग्रो करने के लिए कई न्यू आइडिया आपको दिखाना चाहते हैं और आपके ओपिनियन लेना चाहते हैं। दिव्यांश जो वक्त के बीच में था, वो थोड़ी देर रुका और कुछ सोचकर रोनित से कहा, ओके, मंडे के स्केड्यूल में मिस्टर वर्मा के साथ मीटिंग और विजिट को एडजस्ट कर दो। दिव्यांश का ऑर्डर सुनकर रोनित एस सर कहकर वहां से चला गया। दूसरी ओर दिव्य दिव्यांश के विला में पहुंच गया था, जहां निशांत और दिव्यांश रहते थे। वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था। उसे देखकर दिव्य की आंखें हैरानी में फैल गई, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को तुरंत नॉर्मल कर लिया, ग्रेटर दैन, क्योंकि वहां काम कर रहे होम स्टाफ को उस पर कोई डाउट ना हो। उसे नहीं पता था कि इतने बड़े घर में निशांत का कमरा कौन सा है, और वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था, नहीं कि सभी को उस पर शक हो जाता। दिव्य ने सोचा कि वो इस पूरे विला का एक चक्कर लगाएगा। ये सोचकर वो पूरे घर में घूमने लगा। आसपास काम कर रहे नौकर उसे बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि निशांत कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था और आज वो जब से आया था पूरे घर में घूम रहा है। दिव्य किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि निशांत ने उसे कहा था कि वो उस घर में जहां चाहे वहां जा सकता है और उसे ज्यादातर चुप ही रहना होगा, और वैसे भी उसे वहां रोकने वाला कोई नहीं था। दिव्य हर एक रूम के अंदर जाकर उसे देख रहा था। तब एक स्टाफ उसके सामने आए और सर झुकाकर बोला, लिटिल मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? पहले तो दिव्य उस स्टाफ के अचानक सामने आने से हड़बड़ा गया, लेकिन उसने जल्द ही खुद को नॉर्मल किया और ना में अपना सर हिलाते हुए आगे बढ़ा। 2 कदम चलने के बाद दिव्य रुक गया और पीछे मुड़कर उस स्टाफ से कहा, डेट कब तक आएंगे? उसका ये सवाल सुनकर कुछ वक्त के लिए स्टाफ को अजीब लगा,
लेकिन उसने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए जवाब दिया, लिटिल मास्टर सर हमेशा की तरह 8 बजे ही घर वापस लौटेंगे। ये सुनकर दिव्य वहां से चला गया। वो स्टाफ अजीब नजरों से दिव्य को जाते हुए देख रहा था। उसे आज निशांत की आज की हरकतें कुछ अजीब भी लग रही थी, जैसे उसके सामने खड़ा लगाता उनके निशांत सर न होकर कोई और ही हो। नताशा जब घर वापस आई तो वो बहुत खुश थी। घर में आते ही उसने अंशु और दिव्य को लिविंग रूम में बैठा हुआ देखा तो वो उनके पास गई और दोनों को गले लगाए उनके क्यूट और सॉफ्ट गालों पर किस कर देती है। वही निशांत किस करने से काफी शौक था। ये उसके लिए पहली बार था कि किसी औरत उसे किस किया हो। ये सोचकर उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। जब नताशा उसे ऐसे शर्माते हुए देखती है तो वो जोर से हंसने लगती है। ओ माय प्रिंस, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम्हारे मोम ने नहीं किसी और ने तुम्हें किस किया हो। देखो तुम्हारे गाल कैसे चेरी की तरह लाल हो गए हैं। ये कहकर वो और हंसने लगी। नताशा की उस प्यारे खिलखिलाते चेहरे में निशांत जैसे खोसा गया था। पहली बार वो अपने मॉम को देख रहा था। उसने तब मन ही मन सोचा कि सच में उसकी माँ बहुत खूबसूरत है। दिव्य को अपने गोद में लेकर नताशा सोफे पर बैठ जाती है और उसके गालों को पोक करने लगती है। वही अंशु भी ये देखकर खिलखिला रही थी। उसने भी पहली बार किसी लड़के को शर्माते हुए देखा था, वो भी अपने इस भाई को जो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था। निशांत को भी नहीं पता था कि वो कैसे क्यों इतना शर्मा रहा है। खैर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने चेहरे की लाली मिटा नहीं पा रहा था। फिर उसे जल्द ही ये याद आया कि वो कहाँ बैठा है, तो उसे और भी अजीब लगने लगा। वो एम्बेरेस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे या क्या कहे। वही आज नताशा को दिव्य का बर्ताव अजीब लग रहा था। नताशा जब भी दिव्य को जानबूझकर किस करती थी, तब वो तुरंत अपने गालों को पोंछ लेता और नताशा पर गुस्सा करके कहता, मोम मैं अब बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे हमेशा ऐसे बच्चों की तरह किस मत किया कीजिए। तब नताशा उससे हंसकर पूछती थी, अगर मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती तो कौन तुम्हें किस करेगा? तब दिव्य बड़े बेशर्मी से ये साफ साफ कह देता, मुझे किस करने की अथॉरिटी सिर्फ मेरी वाइफ को ही है। मैं अपने वाइफ के लिए लॉयल रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे गंदा मत करिए। कभी कभी नताशा को ये लगता था कि दिव्य को ये बेशर्मी किससे मिली है। जरूर इसके अंदर उसके बेशरम हस्बैंड के जीन्स ज्यादा गए हैं, इसीलिए ये भी बड़ा बेशर्म बन गया है। और उसी बातें करते हुए वो जरा भी हिचकिचा नहीं था। नताशा को कभी कभी इस बात का बुरा लगता था कि उसके दोनों बेटे लूक के मामले में अपने डेट पर गए हैं। वही अंशु कुछ हद तक उसकी तरह ही दिखती थी। नताशा थोड़ी शक भरे लहजे में दिव्य को देखकर पूछती है, बेबी क्या इस बार तुम मुझे दूर नहीं करो? थैंक यू। ऐसे ही इंटरेस्टेड स्टोरी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।